अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की किस्त नंबर 66 पुरस्रार सिग्नल। अंबर हवाई जहाज के जरिए इस्तांबुल पहुंच गया और फिर वहां से वो लंदन जाना चाहता था। अंबर वहां से सीधा हवाई अड्डे पहुंचा, लेकिन क्लर्क ने उसे बताया कि वहां से सिर्फ फौजी हवाई जहाज उतरते और प्रवास करते हैं। क्लर्क ने कहा, अगर आपका लंदन जाना बहुत जरूरी है तो फिर एक ही सूरत है। वो कौन सी? नाग ने पूछा। क्लर्क ने कहा, आप जे थॉम्सन वालों से मिल लें। उनका एक बहरी जहाज कल रात लंदन को जा रहा है। हो सकता है उस जहाज में आपको जगह मिल जाए। सिर्फ इसी सूरत में आप लंदन जा सकते हैं। नाग वहां से निकलकर टैक्सी में सवार होकर सीधा जे थॉम्सन के दफ्तर में पहुंच गया। वहां से उसने मैनेजर से बात की और कहा कि वो 5,000 रुपये देने को तैयार है। उसका लंदन जाना बहुत ज़रूरी है। वहां उसकी माँ सख्त बीमार है। मैनेजर ने कहा, वो तो ठीक है मिस्टर, लेकिन हम किसी मुसाफिर को साथ नहीं ले जा रहे क्योंकि रास्ते में ख़तरा है। जर्मन जंगी आबदोज़ें माल बरदार जहाज़ों को भी तारपेडो मार कर डबोर रही हैं। नाग ने कहा, यह मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है मैनेजर। जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ मुझे भी ले जाएँ। मैं आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाना चाहता हूँ। अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो लंदन पहुँच जाऊँगा। मैनेजर ने कहा, ठीक है, आप जिद करते हैं तो मैं आपको ले जाने पर तैयार हूँ। शुक्रिया। नाग ने उसी वक्त मैनेजर को 5,000 रुपये अदा कर दिए। दूसरी रात को वो ठीक वक्त पर बंदरगाह पहुँच गया। बंदरगाह पर यह माल बरदार जहाज़ एक अलग जेटी पर खड़ा था। रात को सारे शहर में ब्लैकआउट था क्योंकि इस्तांबुल पर भी एक तरह से जंग के बादल मंडला रहे थे। जहाज़ काफ़ी बड़ा था और उसे स्याह रंग कर दिया गया था। शब के अंधेरे में वो एक बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा था। अंदर कहीं कहीं बड़ी मध्यम ढकी हुई रोशनियाँ हो रही थी। नाग को मैनेजर ने देख लिया। वो उसे लेकर जहाज़ पर चला गया। उसने दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा कैबिन खोलकर कहा, मिस्टर नाग, ये आपका कैबिन है। मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा वक्त अपने कैबिन में ही रहेंगे क्योंकि जंग का ज़माना है और फिर हमें इस जहाज़ पर किसी मुसाफिर को साथ ले जाने की इजाज़त भी नहीं है। नाग ने कहा, फिक्र न करें, मैं ज़्यादा वक्त अपने कैबिन में गुजारने की कोशिश करूँगा। आधी रात को जहाज़ ने एक हल्का सा विसल दिया और उसके सारे इंजन स्टार्ट हो गए। इंजनों की धमक नाग अपने कैबिन के फर्श पर पूरी तरह महसूस कर रहा था। जहाज़ ने आहिस्ता आहिस्ता बंदरगाह को छोड़ना शुरू कर दिया। नाग दिन भर का थका मारा था। वो बिस्तर पर लेटते ही सो गया। उसकी आंख खुली तो उसने शीशे के गोल सुराख में से देखा। बाहर गहरे नीले समंदर पर सूरज की रोशनी फैली हुई थी। नाग को यह सुनहरी रोशनी बड़ी प्यारी लगी। वो अपने कैबिन में ही बैठा रहा। उसने मुंह हाथ धोकर दूसरे कपड़े बदले और कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ने लगा। थोड़ी देर में मैनेजर उसके पास गया। उसने नाग को सलाम किया और मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर नाग, सुबह बखैर, रात आराम से सोए? नाग ने कहा, मुझे तो बिल्कुल होश नहीं रहा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस जहाज़ में सफ़र करने की इजाज़त दे दी। अगर आप इजाज़त न देते तो मैं अपनी मंजिल पर कभी ना पहुँच सकता। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर नाग, अभी मंजिल बहुत दूर है। अभी हम में से कोई भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचा। ख़तरा हमारे साथ साथ सफ़र कर रहा है। बहरे रोम में जर्मनों की तबाहकुन आबदोज़ें चक्कर लगाती फिरती हैं। उनका गोला किसी भी वक्त हमारे जहाज़ को तबाह कर सकता है। नाग ने कहा, वही होगा जो खुदा को मंजूर होगा। इस वक्त तो आप मुझे ये बताएं कि मैं नाश्ता कहाँ जाकर करूं, क्योंकि मुझे सख्त भूख लग रही है। मैनेजर बोला, नाश्ता आपको अभी मिल जाएगा। इतने में एक मुलाजिम नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसमें मैनेजर के लिए भी नाश्ता मौजूद था। दोनों नाश्ता करते और बातें करते रहे। नाग ने पूछा, क्या मैं किसी वक्त भी अपने कैबिन से निकलकर बाहर चहलकदमी नहीं कर सकता? मैनेजर ने कहा, क्यों नहीं, आप ज़रूरत महसूस करें तो शाम के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए एक डेक पर जाकर टहल सकते हैं। मगर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप डेक के पिछले हिस्से में रहें। जहाज़ के अगले हिस्से में जाने की कोशिश न करें। ऐसा ही करूंगा, आप फिक्र न करें। मैनेजर ने कॉफ़ी बनाकर खुद भी एक प्याली ली और एक प्याली नाग को देकर कहा, मिस्टर नाग, आपका नाम कुछ पुरस्रार सा लग रहा है। क्या आप इंडिया के रहने वाले हैं? नाग ने कहा, जी नहीं, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ। मेरे बाप मिस्र में जड़ी बूटियों का कारोबार करता था। आपकी वालिदा अकेली लंदन में रहती हैं क्या? जी नहीं, मैं वहाँ मेरे एक छोटा भाई भी है। खूब खूब। कुछ देर बातें करने और कॉफ़ी की प्याली खाली करने के बाद मैनेजर चला गया। नाग दोपहर तक कैबिन के बिस्तर पर लेटा कभी किताबें पढ़ने लगता और कभी गोल शीशे वाले पोर्ट होल में से बाहर समंदर की नीली नीली लहरों का नज़ारा करने लगता। दोपहर का खाना भी उसे कैबिन में दिया गया। दोपहर के बाद नाग सो गया। शाम का खाना खाने के बाद मैनेजर की हिदायत के मुताबिक ऊपर डेक के पिछले हिस्से में आकर टहलने लगा। उसने देखा कि यहाँ कई बड़ी बड़ी पेटियाँ और लकड़ी के संदूक और बोरियाँ एक दूसरे के ऊपर लगी हुई थी। 2-3 मजदूर करीब बैठे सिगरेट पी रहे थे। इतने में एक अंधा आदमी सर पर हैट लगाए, काले सूट में मलबूस, हाथ में छड़ी लिए ऊपर आया और छड़ी से रास्ता तलाश करता हुआ डेक पर टहलने लगा। इतने में मैनेजर भी वहाँ आ गया। वो कुछ देर उस नाबीना से बातें करता रहा। दोनों मुस्कुराते रहे। मैनेजर ने नाग को देख लिया, फिर वो नाग के पास आ गया। नाबीना आदमी एक आदमी की मदद से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चला गया। नाग ने मैनेजर को सलाम किया। मैनेजर ने हंसकर कहा, कहो मिस्टर नाग, चहलकदमी कैसी रही? नाग ने कहा, जनाब, आपकी मेहरबानी से सैर कर रहा हूँ।
ورنہ कैबिन में बैठे बैठे तो मैं लकड़ी का बुत बन गया था। फिर नाग ने पूछा, ये नाबीना साहब कौन थे? मैनेजर ने कहा, ये असल में फ्रांस के एक बहुत मशहूर सौदागर हैं जो अंग्रेज़ों को जंगी सामान सप्लाई करते हैं। क्या ये भी लंदन जा रहे हैं? जी नहीं, ये रास्ते में एक जगह उतर जाएंगे, इन्हें स्पेन जाना है। क्यों, क्या बात है मिस्टर नाग? कुछ नहीं, यूं ही पूछ रहा था। फिर वो मौसम की बातें करने लगे। असल बात ये थी कि नाग का उस नाबीना शख्स को देखकर दिल में कुछ शक सा पैदा हुआ था। वो उसे एक पुरस्कार आदमी मालूम हुआ था, लेकिन नाग ने ऐसा ख्याल दिल से निकाल दिया। कुछ देर डेक पर टहलने के बाद वो नीचे अपने कैबिन की तरफ आ गया। एक राहदारी से गुजरते हुए उसने बाएं जानिब एक छोटे कैबिन का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला देखा। नाग ने यूं ही अंदर झांका तो वो दम बखुद रह गया। अंदर नाबीना शख्स मेज़ पर बैठा बड़ी तेज़ी से लिख रहा था। तो ये अंधा नहीं है, बल्कि जानबूझकर बना हुआ है। नाग एकदम चौकस होकर आगे बढ़ा और अपने कैबिन में जाने के बजाय सीधा मैनेजर के कैबिन की तरफ आ गया। वो मैनेजर को सारी बात बयान कर देना चाहता था, लेकिन कैबिन के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। उसने सोचा कि बजाय मैनेजर को बताने के उसे खामोश रहकर उस नकली अंधे की हरकत का जायज़ा लेना चाहिए, ताकि मालूम हो सके कि असल में वो कौन है और किस मकसद के लिए उस जहाज़ पर सवार हुआ है। नाग अपने कैबिन में आ गया। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर एकदम से अपनी काया पलट ली। वो एक छोटे से स्याह सांप में तब्दील होकर दरवाजे के नीचे से निकला और राहदारी के फर्श पर रेंगता हुआ नकली अंधे के कैबिन में दाखिल होकर दीवार के साथ साथ रेंगते हुए एक अलमारी के ऊपर जाकर बैठ गया और नकली अंधे को गौर से देखने लगा। नकली अंधे ने कागज़ दराज में बंद किए, उठकर कैबिन का दरवाज़ा अंदर से बंद करके चटखनी चढ़ाई और अलमारी में से एक छोटा सा वायरलेस सेट निकालकर उसका एरियल बाहर निकालकर सिग्नल देने लगा। वायरलेस में से किसी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, हेलो चार्ली, हेलो चार्ली। नकली अंधे ने मुंह आगे करके आहिस्ता से कहा, हेलो चार्ली स्पीकिंग। दिन 8 बजे, नीला समंदर, जबराल्टर। अचानक दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। नकली अंधे ने जल्दी से वायरलेस सेट बंद करके अलमारी में रखा और लकड़ी से टहलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो सामने मैनेजर खड़ा था। माफ़ी चाहता हूँ मिस्टर फ्रांसो, मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि अगर आप सुबह कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे तो हमारे पास फ्रांसीसी काफ़ी ख़त्म हो गई है, क्या अंग्रेज़ी काफ़ी ठीक रहेगी? नकली अंधा मुस्कुराया और कहने लगा, शुक्रिया शुक्रिया, आपने मेरा इतना ख्याल रखा। ठीक है, मैं अंग्रेज़ी काफ़ी भी बड़े शौक़ से पीता हूँ। बहुत खूब, अच्छा अब मैं जाता हूँ, शब बखैर। मैनेजर चला गया। नकली अंधे ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अंदर से ताला लगा दिया। ढकी हुई लैंप को जलाया। उसकी धीमी धीमी नीम दायरे में पड़ने वाली रोशनी बड़ी मध्यम थी। उस रोशनी में नकली अंधे ने एक बार फिर वायरलेस सेट निकालकर सिग्नल देना शुरू कर दिए। नाग ने अंदाज़ा लगाया वो किसी दूसरे जहाज़ या अबदोस को सिग्नल दे रहा था। अपना काम ख़त्म करने के बाद उसने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और ऐनक उतार कर बिस्तर पर लेट गया। फिर उसने टेबल लैंप की रोशनी अपने किताब की तरफ की और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। नाग खामोशी से सांप के रूप में अलमारी के ऊपर बैठा रहा। कुछ देर बाद नकली अंधा सो गया। उसके हल्के हल्के खराटे कैबिन की फिजा में गूंजने लगे। सांप खामोशी से उतरा, फर्श पर रेंगते हुए कैबिन से बाहर निकल गया। अपने कैबिन में दाखिल होने के बाद नाग ने फिर इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली और बिस्तर पर लेटकर उस नकली अंधे के बारे में सोचने लगा। बार बार एक ही ख्याल उसके जहन में आता था कि वो एक ख़तरनाक जासूस है और ऐन मुमकिन है कि वो किसी जर्मन आबदोस को जहाज़ के बारे में इतला दे रहा था। दिन चढ़ा तो मैनेजर नाश्ता करने उसके कैबिन में आ गया। नाश्ते पर नाग ने कहा, हमारा जहाज़ जिब्राल्टर कब पहुंचेगा? मैनेजर ने कहा, कल तीसरे पहर पहुंच जाएगा। और उसके बाद वहाँ से दूसरे रोज़ सुबह सुबह लंदन की तरफ रवाना हो जाएगा। इस समंदर को बहिरा रोम कहते हैं ना? हाँ, मगर क्यों? कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए कि इस जहाज़ में क्या उस नाबीना सौदागर का माल भी जा रहा है? मैनेजर ने कहा, क्यों नहीं, उसका करोड़ों रुपए का माल जा रहा है। क्या उस माल की सारी रकम उसने वसूल कर ली है? हाँ, ये सारा माल अंग्रेज़ी हुकूमत ने उससे ख़रीद कर सारे पैसे अदा कर दिए हैं। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? नाग ने कहा, मैनेजर, ये अंधा सौदागर दुश्मन का जासूस है और इस जहाज़ को बहिरा रोम में सख्त खतरा होगा। मैनेजर ने कुछ देर लम्हे के लिए नाग के चेहरे को देखा और फिर ज़ोर से कहका लगाकर हंस पड़ा। मिस्टर नाग, शायद तुम मिस्टर फ्रांसो को नहीं जानते, तुम्हें उनके बारे में गलतफहमी हुई है। मिस्टर फ्रांसो इत्तेहादियों के गहरे दोस्त हैं, बड़े ख़ानदानी और बड़े शरीफ सौदागर हैं। उनका करोड़ों का कारोबार है, भला उन्हें जासूसी करने की क्या ज़रूरत है? नाग ने कहा, मैनेजर साहब, जासूसी सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं की जाती, उसकी कई एक वजूहात होती हैं। मैनेजर बोला, मगर मिस्टर फ्रांसो का जर्मन से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो फ्रांस का रहने वाला है। फ्रांस पर जर्मनों ने कब्जा कर रखा है, फिर भला उसे जर्मनों से क्या हमदर्दी हो सकती है? नाग ने कहा, अगर मैं आपको इस बात का सबूत मुहैया कर दूं कि ये नकली अंधा है और जासूस है और दुश्मन को इस जहाज़ के बारे में सिग्नल देता है, और तो फिर आप मान जाएंगे? मैनेजर एक पल के लिए संजीदा हो गया। मिस्टर नाग, आप होश में हैं ना? नाग ने ज़ोरदार लहजे में कहा, मैं बिल्कुल होश में हूँ और यूँ समझ लीजिएगा कि मैंने उस नकली अंधे को किताब पढ़ते, कागज़ पर लिखते और वायरलेस सेट सामने रखे दुश्मन को खुफिया सिग्नल देते अपनी आंखों से दिखाए है। मैनेजर खामोश हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, आपको ज़रूर गलतफहमी हुई है। नाग ने कहा, मैं सबूत पेश कर सकता हूँ। किस किस्म का सबूत? मैनेजर ने पूछा। नाग बोला, उस अंधे सौदागर की अलमारी में वायरलेस सेट पड़ा है, चल कर देख लें।
یہ نہیں ہو سکتا مسٹر ناگ. جناب آپ تلاشی لے لیں چل کر, ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. مینیجر چپ ہو کر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا. پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا, میں بھی جا کر تلاشی لیتا ہوں. مینیجر اسی وقت اپنے کیبن میں گیا. اس نے پستول نکال کر جیب میں ڈالا اور سوداگر کے کیبن کی طرف روانہ ہو گیا. پھر رک کر سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے ناگ کو مغالطہ لگ گیا ہو اور وہاں کوئی وائرلیس سیٹ نہ ہو. پھر تو بڑی بے عزتی کی بات ہوگی. پھر کیا کرنا چاہیے؟ مینیجر نے فیصلہ کیا کہ اسی طرح سے سوداگر فرانسو کو اس کے کیبن سے باہر نکال کر الماری کی تلاشی لینی چاہیے. مینیجر واپس اپنے کیبن میں چلا گیا. اس نے جہاز کے کپتان کو فون کر کے ساری بات بتا دی. جہاز کا کپتان پہلے تو پریشان ہوا, پھر ہنس کر بولا, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, آپ کو غلط اطلاع ملی ہے. مینیجر نے کہا, سارے میں تلاشی لینے میں کیا عذر ہو سکتا ہے؟ جہاز کے تحفظ کے پیش نظر ہم مسٹر فرانسو کی عدم موجودگی میں اس کے کیبن کی تلاشی بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. مینیجر نے کسی بہانے سے اندھے سوداگر کو کپتان کے پاس بھجوا دیا. کپتان نے اسے باتوں میں لگا لیا اور مینیجر سیدھا ناگ کے پاس آیا اور اسے ساتھ لے کر سوداگر کے کیبن کا دروازہ خفیہ چابی سے کھول کر اندر آ گیا. ناگ نے الماری کی طرف اشارہ کر کے کہا, اس الماری میں وائرلیس سیٹ پڑا ہوا ہے. مینیجر کے پاس الماری کی خفیہ چابی موجود تھی. اس نے جلدی سے چابی لگا کر الماری کھول دی اور ساری الماری کی دوبارہ تلاشی لی, مگر وہاں وائرلیس سیٹ بالکل نہیں تھا. مینیجر نے ناگ کی طرف دیکھ کر کہا, مسٹر ناگ, آخر تم نے مجھے شرمندہ کرایا. کپتان کیا کہے گا؟ میں نہ کہتا تھا کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے. یہ سوداگر ایک معزز شخص ہے اور جرمنوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ناگ بڑا حیران تھا کہ یہ کیسا ہو گیا, وائرلیس سیٹ کہاں چلا گیا. وہ کہنے لگا, میں نے اپنی آنکھوں سے سوداگر کو وائرلیس اس الماری میں دوبارہ رکھ کر تالا لگاتے دیکھا تھا. مینیجر نے کہا, وہ تو ٹھیک ہے, مگر اب وائرلیس سیٹ کہاں ہے؟ ناگ بولا, ہمیں سارے کیبن کی تلاشی لینی چاہیے. اس نے ضرور کسی دوسری جگہ چھپا دیا ہے. مینیجر نے سارے کیبن کی تلاشی لی. ناگ نے بھی ایک ایک جگہ کو الٹ پلٹ کر دیکھا, لیکن وہاں وائرلیس سیٹ کا نام و نشان تک نہ تھا. مینیجر نے ناگ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا, مسٹر ناگ, اب زیادہ شرمندہ نہ کراؤ, بہتر ہے واپس چلتے ہیں. ناگ اپنے بستر پر لیٹ کر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اندھا سوداگر وائرلیس سیٹ کہیں ایسی جگہ گم کر دے کہ وہ نہ ملے؟ اس نے ضرور دھوکہ کیا ہے. کیا اسے معلوم ہو گیا کہ مینیجر اس کے کیبن کی تلاشی لینے آ رہا ہے؟ ناگ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ادھر کپتان نے مینیجر کو بلا کر پوچھا, وائرلیس سیٹ ملا کیا؟ جی نہیں, اطلاع غلط تھی. کپتان نے ہنس کر کہا, مینیجر صاحب, مسٹر ناگ تو مجھے پہلے ہی دن سے کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے, لیکن اب معلوم ہوا کہ اس کے پاگل پن کا آپ پر بھی اثر ہو گیا. آئی ایم سوری سر, کپتان نے پائپ سلگاتے ہوئے کہا. کوئی بات نہیں, جا کر اپنا کام کرے, اور ہاں, آئندہ اس پاگل شخص کی کسی بات پر کوئی بھروسہ نہ کرے. یس سر. مینیجر شرمسار ہو کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا. دوسرے روز تیسرے پہر کے قریب جہاز جبرالٹر کی بندرگاہ پر جا کر لگ گیا. اندھا سوداگر یہاں اتر گیا کیونکہ اسے اسی جگہ اترنا تھا. ناگ نے اسے چھڑی سے راستہ ٹٹولتے اپنے نوکروں کے ساتھ جہاز سے اترتے اور پھر ایک سفید رنگ کی خوبصورت گاڑی میں سوار ہو کر جاتے دیکھا. مینیجر ناگ کے قریبی ایک ٹیک کے جنگلے پر کھڑا تھا. کہنے لگا, خدا کا شکر ہے مسٹر فرانسو کو خبر نہیں ہوئی کہ میں نے اس کے کیبن کی تلاشی لی تھی, ورنہ مجھے بے حد شرمندگی ہوتی. پھر وہ ناگ کی طرف دیکھ کر بولا, تم نے تو میری بے عزتی کروانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ناگ نے کہا, میں اب بھی یہی کہوں گا کہ میں نے اس اندھے سوداگر اور اس نقلی اندھے کو کتاب پڑھتے, کاغذ پر لکھتے اور وائرلیس سیٹ پر جرمن جہاز یا ابدوز کو خفیہ سگنل دیتے دیکھا تھا. مینیجر نے ناگ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا, خدا کے لیے آہستہ بولو, اگر کسی نے سن لیا تو وہ تمہارے ساتھ مجھے بھی جبرالٹر کے پاگل خانے میں پہنچا دے گا. جہاز کو اگلے روز صبح صبح منہ اندھیرے وہاں سے روانہ ہونا تھا. ناگ شام کو جبرالٹر کے بازار کی سیر کرنے نکل آیا. دل میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید بازاروں میں کسی جگہ امبر یا ماریا کی صورت نظر آ جائے. جبرالٹر کے بازاروں میں کافی رونق تھی. قسم قسم کے ملکوں کے لوگ چل پھر رہے تھے. سپاہی خاصی تعداد میں گھوم پھر رہے تھے. ناگ گھومتے پھرتے شہر کے ایک گنجان اور بہت ہی بارونق علاقے میں آ گیا. اچانک اس نے ایک سفید رنگ کی عمارت کے آگے دوسری گاڑیوں میں اندھے سوداگر کی گاڑی کو کھڑے دیکھا. وہ ضرور اس عمارت میں آیا ہے. ناگ نے اس کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک کونے میں جا کر لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کھڑا ہو گیا. پھر اس نے ایک دم سے انسان کی شکل بدل کر ایک بلبل کی شکل اختیار کی اور اڑتا ہوا اس عمارت کی دوسری منزل کی کھڑکی میں جا کر بیٹھ گیا, جس کے نیچے نقلی اندھے کی شاندار گاڑی کھڑی تھی. اس نے کھڑکی کے شیشے میں سے دیکھا کہ اندر ایک شاندار قالین بچھا تھا, میز کرسیاں لگی تھیں. وہی اندھا سوداگر ایک کرسی پر بیٹھا دوسرے شخص سے باتیں کر رہا تھا. ناگ کو ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی کیونکہ کھڑکی کا شیشہ کافی موٹا تھا. اس میں سے آواز باہر نہیں آ رہی تھی. ناگ نے دیکھا کہ نقلی اندھے نے جیب میں سے کاغذ نکالا اور اسے کھول کر دوسرے آدمی کے سامنے میز پر بچھا دیا. دونوں کچھ دیر تک جھک کر اس کاغذ کو دیکھتے رہے. شاید اس کاغذ پر کوئی نقشہ بنا ہوا تھا. دوسرا آدمی نقشے پر جگہ جگہ نشان لگانے لگا. پھر نقلی اندھے نے اٹھ کر شخص سے ہاتھ ملایا, کاغذ اس کے حوالے کیا, آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگایا, چھڑی ہاتھ میں لی, ہاتھ ملایا اور بڑے آرام سے چھڑی لہراتا کمرے سے باہر نکل گیا. ناگ کھڑکی پر سے اڑ گیا. وہ واپس سڑک پر آ گیا اور بجلی کے کھمبے پر بیٹھ کر نقلی اندھے جاسوس کا انتظار کرنے لگا. نقلی اندھا نیچے آ کر گاڑی میں سوار ہو گیا. اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا. شاندار گاڑی چل پڑی. گنجان بازار میں سے نکل کر وہ شہر کی چوڑی چکلی سڑک پر سمندر کے ساتھ ساتھ ایک طرف کو روانہ ہو گیا. ناگ بھی پرندے کی شکل میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر اڑتا جا رہا تھا. گاڑی کافی دور جا کر ایک بڑے سے خوبصورت محل کے دروازے میں داخل ہو گئی.
یہ جگہ اس نقلی اندھے کا اپنا مکان تھا شاید، کیونکہ وہاں پہنچنے کے بعد گاڑی گیراج میں چلی گئی اور وہ خود لاٹھی ٹیکتا اپنے نوکروں کی مدد سے اوپر اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ ناگ کچھ دیر اس کی خوابگاہ کی کھڑکی میں بیٹھا اس کی نقل و حرکت دیکھتا رہا۔ وہ کپڑے بدل کر بستر پر لیٹ گیا۔ نوکر نے چائے لا کر دی، اس نے چائے لی، نوکر کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر دروازہ بند کر کے اندر سے چٹخنی لگائی اور کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا اندھوں والا سیاہ چشمہ اتار کر رکھا تھا اور وہ کھڑکی میں سے گردن باہر نکال کر آسمان کو بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر ایک بلبل پر پڑی جو اس کی کھڑکی پر بیٹھی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ نقلی اندھے نے ہاتھ بڑھا کر بلبل کو پیار کرنے کی کوشش کی۔ ناگ جلدی سے پرے ہٹ گیا۔ نقلی اندھے نے اندر سے ڈبل روٹی کا ٹکڑا لا کر اس کے آگے ڈالا۔ بھلا ناگ اس پھندے میں آنے والا تھا؟ ناگ نے سوچا اسے کوئی کرامت دکھانی چاہیے۔ اس نے ایک دم سے سانپ کا روپ بدل لیا۔ اب نقلی اندھے کے سامنے ایک سیاہ سانپ اپنا پھن لہرا رہا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ ناگ دوبارہ بلبل بن گیا اور ہوا میں اڑ گیا۔ کچھ دور آسمان پر جا کر ناگ کے پیچھے گھوم کر دیکھا۔ نقلی اندھا اپنی آنکھوں کو بار بار مل رہا تھا۔ اس نے ابھی ابھی جو کچھ دیکھا اسے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ناگ اڑتا اڑتا سیدھا بندرگاہ پر اپنے جہاز پر آ گیا۔ اس وقت شام کا اندھیرا کافی پھیل گیا تھا۔ ڈیک پر بہت کم لوگ تھے۔ ناگ ایک کونے میں جا کر پھر سے انسانی شکل میں آ گیا۔ وہ بھی کیبن کا تالا کھول کر اندر داخل ہوا تھا کہ مینیجر مسکراتا ہوا آیا اور بولا، کہو مسٹر ناگ، جبرالٹر شہر کی خوب سیر کی۔ ناگ نے پہلے سوچا کہ اسے نقلی اندھے کے بارے میں سب کچھ بتا دے، پھر خیال آیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مینیجر اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کرے گا بلکہ الٹا اسے پاگل سمجھنے لگے گا۔ چنانچہ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ مینیجر نے کہا، بھائی کیا بات ہے، آج تم بہت خاموش ہو؟ ناگ نے کہا، نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، میں ذرا تھک گیا ہوں سیر کرتے کرتے۔ مینیجر نے کہا، فکر نہ کرو، ابھی نوکر کھانا لے کر آ رہا ہے، ساتھ گرم گرم کافی بھی ہوگی، میں بھی کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا، تمہاری طبیعت کافی پی کر اور کھانا کھا کر تر و تازہ ہو جائے گی۔ ناگ نے مینیجر کا شکریہ ادا کیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگا۔ نوکر کھانا لے کر آ گیا، دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ مینیجر اسے اپنے اگلے سفر کی باتیں بتاتا رہا کہ ان کا جہاز کہاں کہاں سے گزرے گا۔ اب ہمارے سفر کا سب سے خطرناک مرحلہ گزرنے والا ہے۔ ہم جس سمندر سے اب گزریں گے وہاں جرمن آبدوزوں کا بڑا ڈر ہے، لیکن خدا نے چاہا تو ہم خیر خیریت سے گزر جائیں گے۔ ناگ نے کہا، ان جرمن آبدوزوں کا کیا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے جہاز پر بھی کوئی توپ خانہ وغیرہ ہے؟ مینیجر بولا، کاش ایسا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جہاز ایک پرانا ڈچ جہاز ہے اور اس پر توپ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اصل میں یہ سکندریہ سے انڈونیشیا تک سفر کرتا تھا، لندن یہ پہلی بار جا رہا ہے۔ ناگ نے کہا، اور اگر جرمن آبدوز نے اسے غرق کر دیا تو کیا ہوگا؟ مینیجر نے کہا، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم کوشش کریں گے کہ جہاز کو کھینچ کر کسی نہ کسی طرح ساحل پر لے جائیں، اور اگر آپ ایسا نہ کر سکے اور جہاز غرق ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو پھر ہمارے جہاز پر 4 کشتیاں موجود ہیں، ہم سب ان لوگ 4 کشتیوں میں آسانی سے بیٹھ کر سفر کر سکیں گے۔ ناگ نے کہا، میرا خیال ہے جرمن ہمیں کشتی میں سفر کرنے نہیں دیں گے، ان کی مشین گنیں ہمیں اڑا کر رکھ دیں گی۔ مینیجر نے تڑپ کر کہا، بھائی تم یہ منحوس باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ میں اس اندھے جاسوس کو دشمن کے ساتھ وائرلیس پر باتیں کرتے دیکھ چکا ہوں، اور اب بھی شہر میں جا کر دیکھا ہے کہ وہ ایک سفید عمارت میں کسی پراسرار شخص کو نقشہ دکھا کر اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ مینیجر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مسٹر ناگ، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ایک معزز دوست کی بے عزتی کر رہے ہو اور اس پر خواہ ایک ایسا سنگین الزام لگا رہے ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ناگ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی غصے میں آ گیا تھا، کہنے لگا، مسٹر مینیجر، تم بھی میری بات غور سے سن لو، وہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اگر کھلے سمندر میں جا کر اس جہاز کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو تم میں سے ایک بھی زندہ نہ بچ سکے گا۔ مینیجر نے کہا، اور ہمارے ساتھ تم بھی زندہ نہ بچو گے۔ ناگ بولا، اس بات کو بھول جاؤ، شاید اس جہاز پر صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں گا جو زندہ بچے گا۔ مینیجر نے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور یہ کہہ کر کیبن سے باہر نکل گیا، مسٹر ناگ، تم بیکار باتیں کر رہے ہو اور ایسی باتیں سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ ناگ غصے میں دیر تک فرش پر ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ اسے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ لوگ خواہ آنکھوں پر پٹی باندھے بیٹھے ہیں اور معاملے کی حقیقت کی روشنی میں نہیں دیکھتے۔ آخر وہ خود ہی ٹھنڈا ہو گیا اور یہ سوچ کر بستر پر لیٹ گیا کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اس مینیجر نے مجھ پر جہاز میں سیٹ دے کر احسان کیا تھا، میں اس کے احسان کا بدلہ اس کے جہاز اور جہاز کے عملے کو بچا کر دینا چاہتا تھا، مگر یہ شخص بدنصیب ہے اور خود ہی موت کے منہ میں جا رہا ہے، پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ ناگ کو پورا یقین تھا کہ اس جہاز کو بحیرہ روم میں تباہ کر دیا جائے گا۔ آدھی رات تک ناگ جاگتا رہا اور پھر سو گیا۔ پچھلے پہر منہ اندھیرے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جہاز کے انجن چل رہے تھے اور کیبن کے فرش پر ہلکا ہلکا لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اس نے شیشے والے گول سوراخ میں سے باہر جھانکا۔ باہر صبح کی نیلی دھندلی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں اسے دیکھا جبرالٹر کے پہاڑ بہت دور رہ گئے تھے اور جہاز نیلے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ ناگ کروٹ بدل کر سو گیا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ناگ انگڑائی لے کر اٹھا، سلیپر پہن کر گاؤن پہنا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے نوکر ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، مینیجر صاحب نے سلام بولا اور کہا ہے کہ ناشتے پر میں نہیں آ سکتا، دوپہر کے کھانے پر ضرور آؤں گا۔ ناگ ہنس پڑا۔ یہ مینیجر بڑا اچھی طبیعت کا اور خوش اخلاق انسان تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مینیجر بحیرہ روم کے پانیوں میں جہاز کے ساتھ ڈوب جائے، لیکن حالات اور واقعات جیسے رونما ہو رہے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ مینیجر بچ نہ سکے گا۔ ناگ نے اکیلے ہی ناشتہ کیا اور کافی بنا کر پینے لگا۔
کافی پیتے اس کا خیال امبر اور ماریا کی طرف چلا گیا۔ سوچنے لگا نہ جانے وہ لوگ کہاں ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے، کیا لندن میں ان سے ملاقات بھی ہو سکے گی یا نہیں۔ کافی ختم کر دینے کے بعد وہ دوبارہ بستر پر لیٹ کر پڑھنے لگا۔ نوکر آ کر ٹرے اور برتن واپس لے گیا۔ کافی دیر تک ناک پڑتا رہا، پھر اسے نیند آ گئی۔ جب وہ سو کر اٹھا تو کیبن کے سوراخ کے شیشے میں سے بڑی چمکیلی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس نے جھانک کر دیکھا، جہاز بے حد نیلے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ لہریں دور دور سے آ کر جہاز سے ٹکرا کر گزر رہی تھی۔ آسمان بھی گہرا نیلا اور شفاف تھا۔ اچانک ناک کو خیال آ گیا کہ اگر اس لمحے جہاز کو تارپو ڈیگ لگ جائے تو کیا ہوگا۔ اس نے خیال کو دماغ سے جھٹک دیا اور اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے کپڑے تبدیل کیے، بالوں کو کنگھی کی اور باہر جا کر چہل قدمی کرنے کی سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر مینیجر نوکر کے ساتھ کھانا لیے کھڑا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ صبح بخیر مسٹر ناگ۔ وہ اندر آ گیا تو نوکر نے میز پر کھانا لگا دیا۔ مینیجر نے ناگ سے ہاتھ ملا کر کہا، بھائی مجھے امید ہے کہ تم نے میری باتوں کا برا نہیں منایا ہوگا۔ ناگ نے بھی مسکرا کر کہا، جناب میں بھول گیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میری سخت باتوں کو بھول گئے ہوں گے۔ بہرحال یہ خوشی کی بات ہے اور ہمیں اس روشن نیلے آسمان والے چمکیلے دن کی خوشی میں آج پیٹ بھر کر بطخ کا گوشت کھانا چاہیے۔ میں نے آج کے کھانے کے لیے خاص طور پر ایک بطخ پکوائی تھی۔ شکریہ شکریہ۔ ناگ نے مینیجر کا شکریہ ادا کیا اور وہ دونوں کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے پر وہ دونوں بڑی خوش دلی سے باتیں کرتے رہے۔ کھانا ختم ہو گیا، نوکر آ کر برتن لے گیا۔ مینیجر نے کافی بنائی۔ دونوں کافی کی پیالیاں ہاتھوں میں لے کر اس کی چسکیاں لینے لگے اور ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگے۔ ناگ کرسی پر بیٹھا تھا۔ مینیجر اٹھ کر کیبن میں ٹہل ٹہل کر کافی کی چسکیاں لینے لگا۔ بولا، جب میں بہت خوش ہوتا ہوں تو چل پھر کر کافی پیا کرتا ہوں۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ناگ کا دھیان دوسری طرف تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کہکا لگانے کے بعد مینیجر نے کوئی بات نہیں کی۔ ناگ نے مینیجر کی طرف دیکھا کہ وہ کیبن کے شیشے والے سوراخ میں سے جھکا باہر سمندر میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناگ نے پوچھا، معلوم ہوتا ہے آپ روشن دن کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ مینیجر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسی طرح کیبن کے سوراخ پر جھکا باہر سمندر میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پیالی خود بخود بستر پر گر پڑی۔ ناگ نے جلدی سے آگے بڑھ کر پیالی اٹھائی۔ ساری کافی بستر پر پھیل گئی تھی۔ کیا بات ہے مسٹر مینیجر؟ ناگ نے پوچھا۔ مینیجر جواب دینے کے بجائے بڑی تیزی سے پیچھے ہٹا اور کیبن کے دروازے کی طرف پاگلوں کی طرح بھاگا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ ناگ اسے بھول گیا۔ اس نے باہر سوراخ میں جھانکا تو اس کا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا۔ دور سمندر میں ایک آبدوز ابھر رہی تھی۔ اب ناگ کے ہاتھ سے پیالی نیچے گر پڑی۔ آخر وہی ہوا جس کا اسے خطرہ تھا۔ یہ خوفناک آبدوز جرمنوں کی تھی اور وہ اس مال بردار جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے سمندر میں نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ تیزی کے ساتھ کیبن سے نکل کر اوپر ڈیک پر آ گیا۔ یہاں اس نے آبدوز کو غور سے دیکھا۔ آبدوز یقیناً دشمن کی تھی اور جہاز سے کافی فاصلے پر تھی۔ شاید وہ سمندر کی سطح پر آ کر بڑے اطمینان سے مال بردار جہاز کا جائزہ لے رہی تھی، کیونکہ نقلی اندھے جاسوس کے سگنل سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس جہاز پر کوئی توپ وغیرہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ بے فکر ہو کر سمندر پر ابھر آئی تھی، ورنہ آبدوزیں اس طرح دشمن کے جہاز کو دیکھ کر سطح سمندر پر نہیں ابھرا کرتی۔ ادھر سارے جہاز پر ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ مینیجر نے جا کر کپتان کو آبدوز کی اطلاع کر دی تھی۔ کپتان دوربین لے کر ڈیک پر آیا۔ ناگ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مینیجر سے کہا، کیا میں نہ کہتا تھا کہ وہ نقلی اندھا دشمن کی آبدوزوں کو سگنل کر اطلاع دے رہا ہے، مگر آپ میں سے کسی نے میری بات کا یقین نہ کیا۔ کاش آپ میری بات کو سچ مان لیتے۔ کپتان اور مینیجر دونوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ انہوں نے ناگ سے کہا، خاموش، ہمیں سوچنے دو۔ مگر سوچنے کا وقت تو نکل گیا تھا، اب تو کچھ کرنے کا وقت تھا، اور یہ لوگ کر بھی نہیں سکتے تھے کچھ۔ آبدوز نے اچانک سمندر کے اندر جانا شروع کر دیا۔ ناگ سمجھ گیا کہ اب آبدوز حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس بات کو مینیجر اور کپتان بھی سمجھ گئے تھے۔ پریشان ہو کر نیچے کی طرف بھاگے۔ شاید وہ جہاز کا رخ موڑنے کی کوشش کرنے والے تھے۔ انہوں نے جہاز کا رخ موڑ دیا۔ جہاز دوسری طرف ہو گیا اور آبدوز ایک دوسرے زاویے پر چلی گئی۔ لیکن آبدوز کو ایک بڑا آسان شکار مل گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جہاز پر توپ وغیرہ کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ بڑی بے فکری سے اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ جہاز کے رخ موڑتے ہی آبدوز نے بھی اپنا رخ موڑ لیا تھا، کیونکہ ابھی جہاز کو رخ موڑے چند ہی منٹ ہوئے ہوں گے کہ جہاز کے ڈیک پر کھڑے جہازوں نے دور سے ایک سفید لکیر اپنے جہاز کی طرف بڑھتی دیکھی۔ چاروں طرف ایک شور مچ گیا۔ یہ لکیر اس تارپیڈو یا بم کی تھی جو آبدوز نے جہاز کی طرف پھینکا تھا۔ دو کشتیاں سمندر میں بڑی مشکل سے اتاری جا سکی تھیں۔ ان کشتیوں میں ملاحوں نے چھلانگیں لگانی شروع کر دیں۔ کشتیاں ڈولنے لگیں۔ تارپیڈو کی سفید لکیر آ رہی تھی اور پھر جہاز کو ایک اور بم لگا۔ دوسرا بھیانک دھماکہ ہوا اور جہاز دوسری طرف کو گھوم گیا۔ اس کے ساتھ ہی جہاز میں آگ لگ گئی اور اس کا اگلا حصہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ جہاز کا پچھلا حصہ اوپر کو اٹھ گیا۔ کسی کو اس کا ہوش نہ تھا۔ ناگ نے دیکھا جہاز پر سے اتاری جانے والی باقی دو کشتیوں میں آگ لگ گئی تھی۔ ملاحوں نے سمندر میں چھلانگیں لگا دی تھیں۔ ناگ جہاز کے اوپر اٹھے ہوئے حصے کی جانب جنگلے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مینیجر اور کپتان کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئے۔ بچی ہوئی دونوں کشتیاں سمندر میں ایک طرف کو جا رہی تھیں۔ ناگ نے اسی وقت پرندے کی شکل اختیار کی اور جہاز پر سے اڑ گیا۔ اڑتا ہوا وہ ایک کشتی میں آ کر انسانی شکل میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کشتی میں 15 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی اور وہاں کوئی 50 آدمی سوار تھے۔ ان میں کپتان اور مینیجر بھی تھا۔ ناگ نے اسے آواز دی، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہر طرف افراتفری مچی تھی۔ اتنے میں جرمن آبدوزیں کچھ فاصلے پر سمندر میں ابھر آئی۔
اس کے عرصے پر جرمن برین گنیں لیے آ گئے اور انہوں نے کشتیوں کے مسافروں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ناگ نے چیخ کر کہا، روکو روکو، فائرنگ مت کرو، لیکن اس کی آواز کون سن سکتا تھا؟ جرمنوں کی فائرنگ سے کشتی کے مسافر ہلاک ہونا شروع ہو گئے۔ اچانک جرمن آبدوز کی توپ نے گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ ایک گولہ کشتی کو آ کر لگا، کشتی کے پرخچے اڑ گئے۔ ناگ جلدی سے پرندہ بن کر آسمان میں اڑنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ کشتی کے سارے مسافر سمندر میں ڈوب رہے تھے۔ دوسرا گولہ دوسری کشتی پر جا کر لگا، وہ کشتی بھی سمندر میں غرق ہو گئی اور اس کے مسافر سمندری لہروں میں ڈوبنے ابھرنے لگے۔ جرمنوں نے آبدوز پر سے ڈوبتے مسافروں پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری کشتیاں اپنے مسافروں کے ساتھ سمندر میں ڈوب گئیں۔ اب ایک اور تارپیڈو جہاز کو لگا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور جہاز آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوبنے لگا۔ پھر وہ گڑوم کی بھیانک آواز کے ساتھ ڈوب گیا۔ جہاز غرق ہو گیا۔ سارے مسافر ڈوب گئے۔ سمندر میں لہریں ابھریں، پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جرمن آبدوز پر سپاہی کھڑے اس تباہی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ تالیاں بجا بجا کر خوش ہو رہے تھے۔ ناگ کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے سب سے زیادہ مینیجر کی موت کا افسوس تھا۔ وہ اڑتا اڑتا جرمن آبدوز کے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے 1 منٹ کے اندر اندر سانپ کی شکل اختیار کی اور جرمن سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 6-7 سپاہیوں کو ڈس دیا۔ وہ سارے کے سارے مر گئے، باقی نیچے کو بھاگے۔ ناگ نے سوچا کہ وہ پرندہ بن کر سمندر کے اوپر زیادہ دیر تک سفر نہ کر سکے گا، اسے اس آبدوز میں سفر کرنا چاہیے۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ جرمنوں کی آبدوز ہے اور اگر اس آبدوز میں سوار ہو گیا تو لندن کبھی نہ پہنچ سکے گا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ ایک بار پھر پرندہ بن کر آسمان پر اڑنے لگا۔ آبدوز نے سمندر میں غوطہ لگایا۔ ناگ نے آسمان پر اڑتے ہوئے دیکھا، سمندر ایک بار پھر پرسکون ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہاں کوئی بھی جہاز نہیں تھا۔ جہاز غرق ہو چکا تھا۔ آبدوز سمندر کے اندر چلی گئی تھی اور ہر طرف خاموشی تھی۔ ناگ نے ایک جانب کو اڑنا شروع کر دیا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سمت کو اڑ رہا ہے، مگر وہ اڑتا چلا جا رہا تھا۔ سورج مغرب میں غروب ہو رہا تھا۔ سمندر پر سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ کافی دیر اڑنے کے بعد ناگ نے دور ایک جہاز کو دیکھا۔ یہ بحری جہاز کافی بڑا تھا اور اس کے ڈیک پر توپیں بھی لگی ہوئی تھی۔ ناگ اس جہاز کی طرف اڑنے لگا۔ جہاز پر پہنچ کر وہ اس کے عرصے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں کچھ بحری ملاح اپنے اپنے کام میں لگے تھے۔ ناگ نے محسوس کیا کہ وہ ایک امریکی جہاز ہے۔ ناگ نے فوراً انسانی شکل اختیار کر لی۔ ایک ملاح نے ناگ کو عام شہری لباس میں دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ یہ شہری کہاں سے آ گیا، کیونکہ وہ فوجی جہاز تھا۔ اس نے قریب آ کر پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آ گئے ہو؟ ناگ نے کہا، مجھے اپنے کپتان کے پاس لے چلو، میں اسے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، جلدی کرو۔ ملاح نے ناگ کو پکڑ لیا اور شور مچا دیا۔ دوسرے ملاح بھی آ گئے، انہوں نے ناگ کو قابو کر لیا۔ ناگ نے کہا، بھائیو مجھے جلدی سے کپتان کے پاس لے چلو۔ ملاح اسے کپتان کے پاس لے گئے۔ کپتان نے ناگ کو غور سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور گرجدار آواز میں کہا، تم کون ہو، جہاز میں کیسے سوار ہو گئے؟ یہ تو جنگی جہاز ہے۔ ناگ نے کہا، جناب یہ وقت ان باتوں کا نہیں، اس سمندر میں قریب ایک جرمن آبدوز چھپی ہوئی ہے، اس نے برطانیہ کے ایک مال بردار جہاز کو ڈبو دیا ہے اور اس کے سارے عملے کو غرق کر دیا ہے۔ جنوب مغرب کی جانب چل کر سمندر میں گولہ باری کریں، جرمن آبدوز اسی جگہ رکی ہے۔ کپتان حیرانی سے ناگ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ نوجوان کس قسم کی بے معنی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے غراتے ہوئے کہا، مگر تم کون ہو؟ ناگ نے کہا، خدا کے لیے ابھی یہ مت پوچھیں، اس کا جواب میں بعد میں دے دوں گا، آپ آبدوز پر حملہ کریں۔ لیکن یہاں بھی وہی ہوا جو پہلے والے جہاز پر ہوا تھا۔ ناگ کی بات پر کسی نے اعتبار نہ کیا اور اسے پکڑ کر جہاز کی حوالات میں بند کر دیا۔ ابھی اسے حوالات میں بند کیے چند منٹ ہی گزرے ہوں کہ دور سمندر میں ایک سفید لکیر ابھری جو جہاز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کپتان نے چیخ کر کہا، جرمن آبدوز، تارپیڈو آ رہا ہے، جہاز کا رخ بدل دو، فائر فائر۔ یہ جہاز ایک بڑا جدید قسم کا جنگی جہاز تھا۔ اس کا رخ فوراً بدل دیا گیا اور توپوں نے آبدوز پر گولہ باری شروع کر دی۔ جہاز کے رخ بدل دینے سے جرمن آبدوز کا تارپیڈو دور نکل گیا۔ جہاز پر بڑی تباہ کن قسم کی آبدوز شکن توپیں لگی تھیں۔ ان کی گولہ باری نے آبدوز کو پریشان کر دیا۔ وہ سمندر کے نیچے ہی نیچے اب دور نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جہاز کی توپوں کے گولے برابر گر رہے تھے۔ آبدوز سمندر کی تہہ سے جا لگی، لیکن گولے وہاں بھی پہنچنے لگے۔ ایک گولہ آبدوز کی چھت پر آ کر لگا، ایک دھماکہ ہوا اور آبدوز کی چھت پھٹ گئی۔ چھت کے پھٹتے ہی پانی اندر جانا شروع ہو گیا۔ آبدوز غرق ہو گئی، اس کا سارا تیل سمندر کی سطح پر آ گیا۔ تیل کے دھبے دیکھ کر امریکی جہاز کے کپتان کو یقین ہو گیا کہ آبدوز غرق ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آبدوز کے ملاحوں کی لاشیں بھی سمندر کی سطح پر ابھر آئیں۔ کپتان نے اسی وقت حکم دیا، حوالات میں سے اس نوجوان قیدی کو لاؤ۔ ناگ کو کپتان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے ناگ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ ناگ نے کہا، ناگ۔ کپتان نے پوچھا، تم اس جہاز پر کیسے آئے؟ ناگ نے کہا، جادو کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ کپتان نے حیرت سے پوچھا۔ ناگ بولا، مطلب یہ کہ میں جادو جانتا ہوں۔ میں بال بردار جہاز پر سوار تھا کہ اس جرمن آبدوز نے حملہ کر کے اسے ڈبو دیا۔ میں وہاں سے جادو کے ذریعے سے آپ کے جہاز پر آ گیا اور آپ کو اس آبدوز سے باخبردار کیا، مگر کسی نے میری بات نہ سنی۔ کپتان نے کہا، تمہارا شکریہ نوجوان، ہمیں خوشی ہے کہ تم ہمارے جہاز پر آئے۔ اب جادو کے زور سے اپنے یہ بتاؤ کہ کیا اس سمندر میں کوئی دوسری جرمن آبدوز بھی موجود ہے؟ ناگ نے کہا، میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ ابھی تو آپ سب سے پہلے مجھے کھانا کھلائیں کہ مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ اس کے بعد میں آرام کروں گا، کیونکہ میں سخت تھک گیا ہوں۔ جب سو کر اٹھوں گا تو پھر آپ سے کوئی بات کروں گا۔
कप्तान ने मुस्कुराते हुए अपने मातहतों से कहा, इस नौजवान को बेहतरीन खाना खिलाओ, इसे बेहतरीन कैबिन में ले जाकर बड़े आरामदेह बिस्तरों पर सुला दो। पेट भरकर बेहतरीन खाना खाने के बाद नाग ने सारी रात आराम किया। दूसरे दिन वो उठा तो बड़ा हशाश बशाश था। कप्तान खुद उसके कैबिन में आ गया और बोला, नौजवान जादूगर, क्या तुम दुश्मन के अफदोजों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए तैयार हो? नाग ने कहा, पहले मुझे ये बताएं कि जहाज़ कहाँ जा रहा है। कप्तान ने कहा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? नाग बोला, मैं लंदन जाना चाहता हूँ, वहाँ मेरी माँ बीमार है। कप्तान ने कहा, हम लंदन ही जा रहे हैं। नाग ने कहा, यह तो खुशी की बात है बड़ी, तो फिर अब तुम जरूर दुश्मन के जहाज़ों का अपने जादू के जोर से पता लगाओगे। नाग ने कहा, जरूर, लेकिन शर्त यह है कि मुझे तन्हा छोड़ दिया जाए और जिस वक्त मैं अरशे पर आऊँ यहाँ और कोई ना हो। क्या ये शर्त आपको मंजूर है? कप्तान ने कहा, बिल्कुल मंजूर है। नाग बोला, बस फिर ठीक है, आप सारे लोगों को कहें कि वो नीचे चले जाएं और आप भी नीचे चले जाएं। 15 मिनट के बाद ऊपर वापस आए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि दुश्मन के जहाज़ किस मकाम पर हैं। अमेरिकी जहाज़ के कप्तान ने उसी वक्त हुक्म दिया, सब सिपाही नीचे चले जाएं। एकदम डेक खाली हो गया। नाग वहाँ बिल्कुल अकेला रह गया। वो यही चाहता था कि उसे इंसान से परिंदा बनते कोई ना देख सके। जब उसने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं तो एकदम से अकाब बनकर जहाज़ के अरशे से उड़ा और आसमान में परवाज करने लगा। समंदर के ऊपर उड़ते उड़ते अकाब काफ़ी दूर तक निकल गया। अचानक उसने नीचे गर्दन घुमाकर देखा कि एक जर्मन जहाज़ बड़ा चला आ रहा है। अकाब वहीं से वापस मुड़ा। अरशे से आकर वो फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। उसने नीचे जाकर कप्तान से मुलाकात की और कहा, एक जर्मन जहाज़ यहाँ से थोड़ी दूर समंदर में सफ़र कर रहा है, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है। अमेरिकी जहाज़ के कप्तान ने हंसकर कहा, क्या उस जहाज़ पर बादबान थे? असल में वो नाग का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। नाग ने उस मजाक को महसूस करते हुए कहा, मजाक करने की नाकाम कोशिश ना करें और अपने रडार वालों से कहें कि वो इस जहाज़ को देखने की कोशिश करें। कप्तान ने कहा, मेरा रडार तो इस जहाज़ को 1 मिनट में मालूम कर लेगा। सवाल यह है कि क्या तुमने भी अपने जादू के जोर से उस जहाज़ को देखा है कि नहीं? नाग ने कहा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इसलिए आप अपने रडार वाले से कहें कि वो अपनी स्क्रीन पर जहाज़ को देखने की कोशिश करे। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि नीचे से एक मल्लाह ने चीख कर कहा, सर, अभी अभी दुश्मन का एक जहाज़ नजर आया है। इतना सुनकर कप्तान ने हैरानी से नाग को देखा और नीचे चला गया। नाग भी उसके साथ ही गया। नीचे जाकर कप्तान ने रडार की स्क्रीन पर देखा तो एक जहाज़ उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसने कहा, फौरन तोपों का रुख जहाज़ की तरफ कर दिया जाए। उसी वक्त सारी तोपों का रुख जर्मन जहाज़ की तरफ कर दिया गया। नाग ने कहा, इस जहाज़ पर 7 तोपें लगी हैं, मैंने अपने जादू के जोर से मालूम किया है। कप्तान ने नाग का हाथ थमकर कहा, तुमने ठीक कहा, फिक्र न करो, हम दुश्मन के जहाज़ को समंदर में गर्क कर देंगे। नाग ने कहा, वो बहुत बड़ा जहाज़ है, मैंने उसे देख लिया है, उसका मुकाबला पूरी ताकत से करना होगा। कप्तान ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, तुम देखोगे कि हम उस जहाज़ को अपनी तोपों के गोलों से भस्म करके रख देंगे। नीचे से एक अंजीर ने आकर कहा, सर, जर्मन जहाज़ ने हमारे जहाज़ को देख लिया है और वो हमारी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कप्तान ने चिंगाड़ कर कहा, जहाज़ को जंगी पोजीशन में लाकर उस पर गोलाबारी शुरू कर दो। जहाज़ की पोजीशन बदल दी गई। कप्तान के साथ ही नाग जहाज़ के अरशे पर आ गया। उसी वक्त तोपों ने गोले उगलने शुरू कर दिए। अब जर्मन जहाज़ बिल्कुल सामने दूर समंदर में नजर आ रहा था। उसने भी गोलाबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से जंग शुरू हो गई, लेकिन अमेरिकी जहाज़ को पहल हासिल हो गई। उसने गोलाबारी पहले शुरू की थी। उनके गोले जर्मन जहाज़ के ऊपर जाकर फटने लगे। उन्होंने दूरबीन से देखा कि जर्मन जहाज़ में आग लग गई थी। कप्तान ने चीख कर कहा, गोलाबारी तेज कर दो। गोले एक के बाद एक जाने लगे। जर्मन जहाज़ के सही गोले समंदर में गिर रहे थे क्योंकि उन्होंने सही फासला नहीं नापा था। थोड़ी देर बाद जर्मन जहाज़ लता हुआ समंदर में गर्क हो रहा था। नाग और अमेरिकी कप्तान जहाज़ के अरशे पर खड़े दुश्मन के जहाज़ को गर्क होते देख रहे थे। जहाज़ गर्क हो गया, उसमें से एक मल्लाह भी जिंदा न बचा। अमेरिकी जहाज़ के कप्तान ने नाग से कहा, मेरे साथ आओ, हम दोनों एक जगह बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। नाग ने सारे इलाका रजामंदी का इजहार किया और अमेरिकी कप्तान के साथ नीचे उसके कैबिन में आ गया। अमेरिकी कप्तान नाग से एक और मालूमात हासिल करना चाहता था और नाग सिर्फ लंदन पहुंचना चाहता था, जहां वो मारिया और अंबर को तलाश करने का ख्वाहिशमंद था। कैबिन में उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। अमेरिकी कप्तान ने खुद नाग के लिए कॉफ़ी बनाई और प्याला उसे पेश करते हुए कहा, मिस्टर नाग, तुम बड़ी खूबियों के मालिक हो। अगर तुम पसंद करो तो मैं लंदन पहुंचकर तुम्हें बहरिया के महकमा जासूसी में काम दिलवा सकता हूँ। नाग ने सोचा कि उसे लंदन में ही रहना है, वहाँ रहकर अंबर और मारिया को तलाश करना है। ये बात अच्छी है कि उसे वहाँ नौकरी भी मिल जाए, इस तरह वो बड़े सुकून के साथ लंदन में रह सकेगा। उसने कहा, खूबियाँ तो खैर मुझ में ऐसी कोई नहीं, हाँ अलबत्ता अगर तुम मुझे नौकरी दिलवा दो तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन मेरी शर्त होगी। कौन सी शर्त? कप्तान ने कहा, काम मैं अपनी मर्जी से करूँगा, यानी जो काम मुझे पसंद नहीं होगा नहीं करूँगा। कप्तान कुछ सोचकर बोला, मैं कोशिश करूँगा कि वो लोग तुम्हारी शर्त मान जाएं। कप्तान कॉफ़ी की प्याली मेज़ पर रखकर उठा। वो जाते जाते मुड़ा और बोला, मिस्टर नाग, अगर तुम्हारा हिसाब या तुम्हारा जादू तुम्हें किसी और जर्मन तबाहकुन जहाज़ के बारे में बताए तो मुझे ज़रूर इतला कर देना, ऐसा ही करूँगा। कप्तान चला गया। जहाज़ कुछ रोज़ समंदर में बड़े सुकून के साथ सफ़र करने के बाद साउथहैम्पटन की बंदरगाह पर पहुँच गया। कप्तान नाग को साथ लेकर वजारत दाखिला के दफ्तर गया और नाग का तारुफ सेक्रेटरी महकमा जासूसी बहरिया से करवाया।
सेक्रेटरी ने बड़े गौर से नाग की तरफ देखा और अपनी बड़ी खुफिया जुबान में, जिसे सिवाय वजारत जासूसी के चंद एक आदमियों के सिवा दूसरा कोई नहीं समझ सकता था, कहा, यार ये तो मुझे कोई लड़का मालूम होता है। तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? कप्तान ने उसी खुफिया जुबान में कहा। ठीक है मिस्टर ऑस्कर, मगर इसके गुण देखोगे तो हैरान रह जाओगे। ये आने वाले वाकयात पहले बता देता है। अब सेक्रेटरी ने अपनी जुबान में बातें शुरू कर दी। नाग उसकी खुफिया जुबान समझ रहा था, वो खामोश रहा। सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर नाग, मैं कप्तान की सिफारिश पर तुम्हें अपने यहाँ काम करने की दावत देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे लिए बड़े कीमती नौजवान साबित होगे। नाग ने कहा, शुक्रिया मिस्टर सेक्रेटरी। नाग को सेक्रेटरी का यह अंदाज अच्छा लगा कि उसने सीधे स्वभाव बगैर नाग का इम्तिहान लिए उसे काम पर रख लिया। 2-3 रोज गुजर गए। नाग को वजारत खारजा की इमारत में एक कमरा मिल गया था। वो वहां रह रहा था। दिन में वो शहर का चक्कर लगाकर अंबर और मारिया को भी इधर उधर देख लेता था। एक हफ्ते बाद सेक्रेटरी मिस्टर ऑस्कर ने नाग को अपने दफ्तर में तलब कर लिया। नाग कमरे में पहुंचा तो सेक्रेटरी उठकर उससे मिला। उसके चेहरे पर कुछ संजीदगी छाई हुई थी। उसने नाग को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और घंटी बजाकर काफ़ी मंगवाई। काफ़ी पीते हुए सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर नाग, तुम्हें एक बड़े अहम मिशन को पूरा करना होगा। ये मिशन खतरनाक भी है और ज़रूरी भी। इसमें हमारे मुल्क और कौम की इज्जत का सवाल है। नाग ने पूछा, मिशन क्या है, बताइए। सेक्रेटरी ने कहा, इंग्लिस्तान और फ्रांस के दरमियान एक 22-24 मील लंबा समंदर हायल है। उस समंदर में फ्रांस के साहिल के करीब बरतानिया का एक जजीरा है, जिस पर फ्रांस के साथ ही जर्मनों ने कब्जा कर लिया। उस जजीरे में थोड़े से लोग रहते हैं। जजीरा कोई 2 मील लंबा और उतना ही चौड़ा है। यहाँ के लोग ज़्यादातर किसान हैं और हमारे वफादार हैं, मगर जर्मनों ने उन्हें अपने काबू में कर रखा है। वहाँ हमारा कोई बाकायदा मिशन काम नहीं कर रहा। उस जजीरे के शुमाल में फ्रांस के साहिल की जानिब एक लाइट हाउस है। उस लाइट हाउस के नीचे एक तहखाना है और जहाँ हमारी नई आबदोज का नक्शा दफन है। हमें उस नक्शे की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वजारत जंग वो नई आबदोज बनाना चाहती है ताकि जर्मनी की तबाहकुन आबदोज़ों का मुकाबला किया जा सके। तुम्हें इस जजीरे पर जाकर वो नक्शा लाना होगा। नाग बड़े गौर से सेक्रेटरी की बातें सुन रहा था। एक लम्हे के लिए वो खामोश हो गया। फिर उसने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो नक्शा किस जगह दफन है? सेक्रेटरी ने कहा, तुम्हारे साथ मिस एमिली जाएगी। वो इस जजीरे में लाइट हाउस पर मुलाजमत कर चुकी है। एक खुफिया आबदोज आधी रात को तुम्हें इस जजीरे के जनूबी साहिल पर जाकर उतार देगी। आगे तुम्हारा काम होगा। तुम्हारे पास एक वायरलेस सेट होगा। तुम एक खास फ्रिक्वेंसी पर हर रात 12 बजे हमसे बात कर सकोगे। क्या और कुछ पूछना पसंद करोगे? नाग और क्या पूछता, वो खुद भी चाहता था कि ज़रा किसी मुहिम पर निकले, कुछ ज़िंदगी में दिलचस्पी और हरकत पैदा हो। वैसे वो उन लोगों के लिए काम करना चाहता था। उसे ये लोग पसंद आए थे। उनका सलूक नाग के साथ बहुत अच्छा था। नाग ने मुस्कुराकर कहा, और कुछ नहीं पूछना चाहता। सेक्रेटरी ने घंटी बजाकर मिस एमिली को तलब किया। थोड़ी देर बाद एक सुर्ख बालों वाली खूबसूरत दुबली पतली सी लड़की आ गई। सेक्रेटरी ने नाग से उसका तारुफ कराया। एमिली ने नाग से हाथ मिलाकर कहा, मिस्टर नाग, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। नाग ने एमिली की तरफ गौर से देखा। एमिली ने महसूस किया कि नाग की आंखों में खास किस्म की चमक थी। नाग मुस्कुराकर बोला, मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मिस एमिली। फिर उसने सेक्रेटरी से कहा, मैं तैयार हूँ। बहुत खूब। सेक्रेटरी ने उन्हें कुछ ज़रूरी हिदायत दी और कहा, रात 11 बजे आप लोग बंदरगाह की जेटी नंबर 5 पर पहुंच जाए। नाग ठीक वक्त पर पहुंच गया। एमिली पहले से उसका इंतजार कर रही थी। सेक्रेटरी मिस्टर ऑस्कर भी वहां मौजूद था। ब्लैकआउट की वजह से सारी बंदरगाह पर अंधेरा छाया हुआ था। उनके सामने एक छोटी सी कश्ती समंदर के किनारे हल्के हल्के झकोले खा रही थी, क्योंकि समंदर में तेज हवा चल रही थी। ऑस्कर ने एमिली और नाग को साथ लिया और कश्ती में सवार हो गया। कश्ती समंदर में कुछ दूर तक सफर करती रही। फिर अचानक सामने एक आबदोज नजर आई। ऑस्कर ने खुफिया सिग्नल दिया। आबदोज के डेक पर कुछ मल्लाह नमदार हुए। उन्होंने सीढ़ी फेंकी। कश्ती आबदोज के साथ जा लगी। सीढ़ियां चढ़कर एमिली और नाग आबदोज के डेक पर आ गए। ऑस्कर भी अभी कश्ती में था। उसने दूर से हाथ हिलाकर कहा, खुदा तुम्हें कामयाब करे, खुदा हाफिज। एमिली और नाग ने हाथ हिलाए। आबदोज के नीचे जाकर एमिली और नाग आबदोज के कप्तान से मिले। वो एक चौड़े जबड़ों वाला करख्त मिजाज अंग्रेज था। उसने उनसे कोई ज्यादा बात न की, बुलंद आवाज में हुक्म दिया, आबदोज पानी में करो 50 डिग्री शुमाल, रफ्तार 30 नॉट, गहराई 150 फुट। आबदोज समंदर में डूब गई और उसने जजीरे की जानिब समंदर के अंदर ही अंदर सफर शुरू कर दिया। एमिली और नाग एक तंग से कमरे में कुर्सियों पर बैठते थे। उनके सामने कॉफी रखी थी। वो अकेले थे। नाग ने एमिली से कहा, जजीरे पर पहुंचकर हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? एमिली ने कहा, उस जजीरे पर मेरा एक चचा रहता है। वो हमारा वफादार है। उसका मकान जजीरे के मगरिब में एक जगह पर है। हम उसके घर जाएंगे। उसे पहले इतला कर दी गई है। उसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। नाग खामोश रहा। आबदोज समंदर के नीचे सफर करती रही। कोई आधे घंटे बाद आबदोज की रफ्तार कम होगी और फिर वो पानी की सतह पर उभर आई। कप्तान ने एमिली और नाग की तरफ देखकर कहा, आप लोग जल्दी करें, यहाँ जर्मनों ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। एमिली और नाग तेजी से सीढ़ी चढ़कर आबदोज के डेक पर आ गए। चारों तरफ अंधेरा फैला था। समंदर की लहरें से आती तेज हवाएं चल रही थीं। जिस मकाम पर आबदोज खड़ी हुई थी वहां से जजीरा कोई 2-3 फरलांग के फासले पर होगा।
एक छोटी सी डोंगा कश्ती पहले से समंदर में उतार दी गई थी। एमिली और नाग कश्ती में सवार हो गए। अब दो समंदर में गायब हो गई। दोनों कश्ती को चप्पों से चलाते हुए जजीरे की साहिली चट्टान के पास आकर रुक गए। नाग ने थैला कंधे पर उठा लिया। उस थैले में वायरलेस सेट, दस्ती बम, ब्रेन गन और 2 पिस्तौल और जमीन खोदने के औजार थे। एमिली उसके करीब मुंह लाकर कहने लगी, तुम मेरे पीछे चले आओ, इस इलाके में हो सकता है जर्मन सिपाही रात को गश्त करते फिरते हों। एमिली उस जजीरे के सारे इलाकों से वाकिफ थी। वो 5 बरस से इस जजीरे में रही थी और लाइट हाउस पर काम करती रही थी। लाइट हाउस पर अब भी जो आदमी जर्मनों की ज़ेरे निगरानी काम करता था, एमिली उसे जानती थी। नाग एमिली के पीछे पीछे चल रहा था। जजीरे पर तारीकी छाई थी। आसमान पर सितारे बड़े धुंधले धुंधले थे। वो ऊंची नीची चट्टानों के दरमियान से गुजर रहे थे। यहाँ से बाहर निकलकर वो खेतों में आके अब उन्हें दूर एक ढलाई छत वाला मकान नजर आया। एमिली ने सरगोशी में नाग से कहा, यही मेरे चाचा का मकान है, हमें उस जगह जाना है। जिस वक्त एमिली ने दरवाजे पर दस्तक दी, उसका चाचा गहरी नींद सो रहा था। वो आंखें मलता हुआ उठा और हड़बड़ाया, आधी रात के वक्त ये कौन अहमक दरवाजे पर है। एमिली ने दरवाजे के साथ मुंह लगाकर कहा, अंकल सैम, मैं हूं एमिली। अंकल सैम ने दरवाज़ा खोल दिया और खुशी से एमिली को साथ लगा लिया। बेटी, तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? तुम्हें जर्मनों ने देखा तो नहीं? ये साहब कौन है? एमिली ने कहा, अंकल पहले हमें गरम गरम दूध पिलाएं, फिर आपसे बातें होंगी। हाँ, ये मेरे साथी हैं मिस्टर नाग। अंकल सैम ने उसी वक्त दूध गर्म करके नाग और एमिली के सामने रखा। एमिली ने कहा, अंकल हमें वजारत बहरिया ने खास मिशन पर यहाँ भेजा है। मिशन क्या है ये मैं आपको नहीं बता सकती, सिर्फ इतना बताऊंगी कि ये मिशन बेहद अहम है और हमें 2-4 दिनों के अंदर अंदर इसे मुकम्मल करके वापस बरतानिया पहुंचना है। अंकल सैम बोला, मैं तुम्हारे मिशन के लिए दुआ करता हूँ और अगर मैं भी अपने वतन इंग्लिस्तान की कोई खिदमत कर सकता हूँ तो ये मेरी खुशी किस्मती होगी। एमिली ने कहा, अभी आपकी ज़रूरत नहीं होगी अंकल, लेकिन अगर वक्त आया तो आपको ज़रूर तकलीफ दी जाएगी। एमिली ने उसी वक्त वायरलेस पर बरतानिया की वजारत बहरिया से रब्ता कायम करके उन्हें इतला दी कि हम खैरियत से जजीरे पर पहुँच गए हैं। उसके बाद वो लोग सो गए। सुबह दिन निकला तो एमिली और नाग उठ बैठे। उन्होंने देहाती लिबास पहन लिया और खेतों में जाकर अंकल सैम के साथ काम करने लगे। असल में वो इर्द गिर्द का जायजा ले रहे थे। अंकल ने उन्हें बताया कि जजीरे पर कोई 200 के करीब जर्मन फौज है। उन्होंने चट्टानों पर इंग्लिस्तान की जानिब तोपें भी लगा रखी हैं और 2-3 जगहों पर समंदर की जानिब चट्टानों पर फौजी चौकियां भी बनी हैं। जजीरे में जर्मन सिपाही गश्त करके लोगों का जायजा लेते रहे, इसलिए तुम्हें बड़ी होशियारी से रहना होगा। दोपहर के बाद एमिली ने नाग को अंकल के मकान पर ही छोड़ा और खुद लाइट हाउस की तरफ रवाना हो गई। उसने देहाती लिबास पहन रखा था और हाथ में टोकरी थामी हुई थी, जैसे वो बाजार सौदा खरीदने जा रही हो। लाइट हाउस तक पहुंचने के लिए उस जजीरे के बड़े बाजार में से गुजरना पड़ा। यहाँ उसने जर्मन सिपाही देखे जो बंदूकें उठाए चल रहे थे। एक जगह 2 जर्मन सिपाही खड़े थे। उन्होंने एमिली को देखा तो उसे करीब बुलाकर पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और कहाँ जा रही हो? एमिली जरा भी ना घबराई, बड़े एतमाद से बोली, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं इस जजीरे में रहती हूँ और बाजार से सौदा लेने आई हूँ? तुम्हारा नाम? एक सिपाही ने एमिली के बालों को छूकर कहा। एमिली ने उसका हाथ झटक दिया। क्रिस्टेन सैम, बहुत प्यारा नाम है। दोनों सिपाही हंस पड़े। एमिली गुस्से से सर झटकर आगे भाग गई। वो इधर उधर से होकर लाइट हाउस के करीब आकर रुक गई और एक जगह झाड़ी की ओट में होकर लाइट हाउस को तकने लगी। ये लाइट हाउस एक चट्टान के ऊपर बना हुआ था। उसका दरवाज़ा बंद था। उसने सोचा, बूढ़ा विलियम ज़रूर अपने छोटे से कैबिन में किसी न किसी पुर्जे की मरम्मत कर रहा होगा। उसने झाड़ी से निकलकर लाइट हाउस की तरफ चलना शुरू कर दिया। अचानक एमिली की नज़र लाइट हाउस की पहली मंजिल की गैलरी पर पड़ गई। वहाँ एक जर्मन सिपाही पहरा दे रहा था। पहले वो गैलरी की दूसरी जानिब था, अब सामने आ गया था। वो घूम फिर कर पहरा दे रहा था। एमिली जल्दी से पीछे हटने लगी तो जर्मन सिपाही ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। एमिली जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। उसने सोचा, भागना ज़्यादा खतरनाक होगा, बेहतर यही है कि मुसीबत का जवाबमर्दी से मुकाबला किया जाए। वो हंसती मुस्कुराती लाइट हाउस की तरफ आ गई। एक जर्मन सिपाही निचली मंजिल की कोठरी से भी बाहर निकल आया। ऊपर वाला सिपाही भी नीचे आ गया। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? एमिली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गवालन हूँ, बाजार से सौदा लेने निकली, सोचा ज़रा लाइट हाउस की सैर कर लूँ। तुम बकवास करती हो, तुम दुश्मन की जासूस हो, जर्मन सिपाही ने चिंगाड़ कर कहा। एमिली बोली, तुम इतना चीखते क्यों हो? बेशक विलियम चाचा से पूछ लो, वो मुझे जानते हैं। इतने में बूढ़िया विलियम भी हाथ में पेचकस लिए बाहर आ गया। उसने एमिली को देखा तो हैरान हुआ कि ये कहाँ से आ गई, ये तो लंदन में थी। एमिली ने आंखों ही आंखों में उसे समझा दिया कि वो इस खास मिशन पर आई है। विलियम पहले तो घबराया, फिर जल्दी उसने अपने हवास पर काबू पा लिया और बोला, अरे बेटी, तुम यहाँ क्यों आ गई? क्या मुझे दूध देने आई थी? एमिली हंसते हंसते कहने लगी, चाचा मैं ये पूछने आई थी कि कल दूध किस वक्त लाऊं, और ये जर्मन सिपाही यूं मुझ पर बरसने लगे। विलियम ने कहा, ये तो हमारी भांजी है, बड़ी शरीर लड़की है। जर्मन सिपाही ने आगे बढ़कर एमिली को बाजू से पकड़कर जोर से खींचा और एक थप्पड़ मारकर कहा, ये हरबे किसी दूसरे पर आजमाना। सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? विलियम खामोशी से अंदर चला गया। वो समझ गया था कि सिपाहियों को शक पड़ गया है। अब एमिली को उन तिरंदों से कोई नहीं बचा सकेगा। जर्मन एमिली को खींचते हुए अंदर लेकर एक कमरे में ले जाकर जमीन पर गिरा दिया। बंदूक तान कर पूछा, अगर तूने सच बोला तो हम तुझे छोड़ देंगे, नहीं तो गोली से उड़ा दी जाओगी। एमिली ने बालों को दुरुस्त करते हुए कहा, तुम लोगों को खामखा मुझ पर शक हुआ है। मैं किसी के कहने पर यहाँ नहीं आई, मैं एक सीधी सादी गवालन हूँ।
दूसरे जर्मन सिपाही ने जोर से एमिली की पसलियों में ठोकर मारी। तेरा बाप भी अभी सच बोलेगा। फिर उन्होंने एमिली को कर्बनाक अजियतें देनी शुरू कर दी, मगर एमिली को इस किस्म की ट्रेनिंग पहले ही मिल चुकी थी। वह खामोश रही और अजियतें बर्दाश्त करती रही। जर्मन सिपाही उसे कमरे में बंद करके ऊपर अपनी अपनी ड्यूटी पर चले गए। उन्होंने फ़ोन पर कप्तान को इतला कर दी कि लाइट हाउस के आसपास एक मुश्तबा लड़की को पकड़ा गया है। जब शाम हो गई, एमिली वापस ना आई तो नाग को फिक्र हुई। उसने एमिली के चाचा से पूछा कि लाइट हाउस किस तरफ है। जब उसे लाइट हाउस के रास्ते का इल्म हो गया तो वो चल पड़ा। नाग ने भी जजीरे के एक आम देहाती का लिबास पहन रखा था। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता जजीरे पर छा रहा था। दूर से नाग ने लाइट हाउस के मीनार को देखा। वो करीब पहुंचकर एक झाड़ी की ओट में हो गया। लाइट की निचली मंजिल में बड़ी धीमी रोशनी हो रही थी। वो झाड़ी से निकलकर आगे बढ़ा। पास आकर देखा खिड़की बंद थी। अंदर 2 जर्मन सिपाही मेज के गिर्द बैठे शाम का खाना खा रहे थे। नाग कुछ सोचने लगा। जरूर एमिली गिरफ्तार हो चुकी है। वो कहाँ है? अभी वो सोच ही रहा था कि किसी ने पीछे से उसकी गर्दन दबोच ली। खबरदार, अगर हरकत की अभी तो गोली मार दूंगा। जर्मन सिपाही नाग को खींचता हुआ लाइट हाउस की निचली मंजिल में ले आया। नाग ने कुछ न कहा। वो मालूम करना चाहता था कि क्या एमिली को भी उन लोगों ने उसी जगह कैद कर रखा है। जर्मनों ने नाग को जमीन पर गिरा दिया और उस पर मुक्के बरसाने लगे। तुम्हें किसने भेजा है? तुम्हारे साथी कहाँ हैं? एक सिपाही ने नाग के जबड़े पर जोर से मुक्का मारकर नाग के दांतों से खून रिसने लगा। उसे एकदम गुस्सा चढ़ गया। करीब था कि वो अजदहा बनकर उन दोनों को हड़प कर जाए कि फिर ये सोचकर गुस्से को पी गया कि वो एक अहम मिशन पर यहाँ आया है और एमिली की जिंदगी खतरे में है। उसने होठों पर से खून साफ किया और कहा, मैं यहाँ का एक आम देहाती हूँ, समंदर किनारे अपने बछड़े की तलाश में आया था। सिपाही ने उसे ठुड्डे मारकर कहा, लेकिन तुम खिड़की में से अंदर क्या झांक रहे थे? इसका नाग के पास कोई जवाब नहीं था। इसे भी अंदर बंद कर दो और कप्तान को इतला कर दो। नाग को भी इस कोठरी में अंदर धकेल दिया गया जहाँ पहले से एमिली नीम बेहोश पड़ी थी। उसके दांतों से भी खून निकल रहा था। नाग ने एमिली को तसल्ली दी और अपनी कमीज फाड़कर उसके होठों का खून साफ किया। एमिली ने कहा, ये दरिंदे हैं, मेरा सारा जिस्म दर्द कर रहा है। नाग कहने लगा, घबराओ नहीं, हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। एमिली बोली, लेकिन ये तो एक एतबार से अच्छा है कि हम यहाँ पहुँच गए। इस लाइट हाउस के तहखाने में वो फर्श है जिसके नीचे आबदोज का नक्शा और दूसरे कागजात दफन है। क्या हम किसी तरह उस तहखाने में नहीं पहुंच सकते? नाग सोच में पड़ गया। फिर बोला, तुम्हारा ख्याल भी दुरुस्त है। कुदरत ने हमें इसी जगह पहुंचा दिया जहां हम पहुंचना चाहते थे। ठीक है, हम तहखाने में पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये बताओ कि तहखाने में किस मकाम पर कागजात दफन है? एमिली कहने लगी, बस सिर्फ इतना मालूम है कि तहखाने में किसी जगह कागजात दबाए गए हैं। हमें सारा फर्श उखाड़ना पड़ेगा। नाग ने कहा, यह नामुमकिन है। हमारे पास ना इतनी ताकत है और ना ये जर्मन दरिंदे हमें इतनी मोहलत देंगे कि हम बड़े आराम से तहखाने का सारा फर्श पहले उखाड़ दें, फिर खोदेंगे और फिर बड़े आराम से नक्शे के कागजात लेकर चलते बने। एमिली ने कहा, हाँ ये तो ठीक है, मगर इससे ज़्यादा हम में से किसी को मालूम नहीं। जिस साइंसदान ने खुद कागजात को यहाँ छुपाया था वो गर्मी लगने से हलाक हो गया। वो सिर्फ इतना बता सका था कि कागजात लाइट हाउस के तहखाने में दबाए गए हैं और एक छोटे से आहनी ब्रीफ केस में बंद है। नाग ने कहा, सुनो एमिली, मेरी बात गौर से सुनो। हो सकता है कि जर्मन हमें अलग अलग कर दें और फिर तुमसे बात करने का मौका ना मिल सके। मैं तहखाने में पहुँचने की कोशिश करूँगा। तुम जहाँ भी रखी गई वो मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें छुड़ाकर यहाँ से ले जाऊंगा। एमिली कहने लगी, तुम अकेले काम किस तरह करोगे सारा? नाग ने कहा, मैं अकेला कर सकूंगा। इतने में दरवाज़ा खुला। एक जर्मन सिपाही अंदर आया। उसके हाथ में एक डोंगा था, शायद उसमें कॉफ़ी थी। तुम दोनों ये कॉफ़ी पियो पहले, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिल सकेगा। नाग के जहन में फ़ौरन एक तरकीब आ गई। उसने उठकर गहरा सांस लिया और जो ही जर्मन सिपाही वापस पलट रहा था, एकदम से स्याह नाग बनकर फन फैलाए उस पर झपटा और उसकी गर्दन पर डस दिया। सिपाही धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही नाग फिर से नाग बन गया। एमिली दहशत से दीवार के साथ जाकर लग गई। वो खौफजदा हो गई थी। उसका रवां रवां कांप रहा था। उसने जो कुछ देखा था उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे कभी यकीन नहीं आ सकता था कि एक इंसान अचानक सांप बनकर एक आदमी से सांप और फिर सांप से इंसान बनकर सामने आ जाए। नाग ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुमने जो कुछ देखा उसे भूल जाओ और जल्दी से सिपाही की वर्दी उतारने में मेरी मदद करो। एमिली दहशतज़दा सी आगे बढ़ी और दोनों जर्मन सिपाही की वर्दी उतारने लगे। वर्दी उतारकर नाग ने पहन ली। उसकी लाश कमरे के कोने में घास फूस के ढेर के नीचे छुपा दी और एमिली से कहने लगा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। लाइट हाउस के बाकी जितने जर्मन सिपाही हैं या मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा। तुम जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से बाहर मत निकलना। एमिली नाग की करामत देख चुकी थी। वो दम बखुद सी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह शख्स कोई पुराने ज़माने का जादूगर है या कोई आसमानी मखलूक है। नाग ने उसे झंझोड़ कर कहा, होशियार रहो। मैं जब तक आऊँ ना यहाँ से नहीं जाना, समझी? हाँ ठीक है। एमिली के मुंह से जैसे अपने आप निकल गया। नाग जर्मन सिपाही की वर्दी में कोठरी से बाहर निकल गया। नाग पिस्तौल चलाकर शोर पैदा नहीं करना चाहता था क्योंकि इस तरह से इर्द गिर्द दूसरे जर्मन सिपाहियों के खबरदार हो जाने का अंदेशा था। वो लाइट हाउस की दूसरी मंजिल पर आ गया। ब्लैक आउट की वजह से सीढ़ियों और छोटे कमरों की रोशनियां ढकी हुई थी और बड़ी मध्यम रोशनी थी, जिसकी वजह से जर्मन सिपाही नाग को भी जर्मन सिपाही समझ बैठे। बिजली वाले कमरे में 2 जर्मन बंदूकें पास रखे सो रहे थे। ये बड़ा उम्दा शिकार था। नाग कमरे में दाखिल हुआ। उसने पहला काम यह किया कि उनकी बंदूकें उठाकर कोने में छुपा दी।
फिर बड़े आराम से सांप की शक्ल बदलकर उन्हें बड़ी मोहब्बत से डस दिया। दोनों सोए सोए ही मौत का शिकार हो गए। यहाँ से फारिग होकर नाग ने फिर से इंसानी शक्ल इख्तियार की और दूसरी मंजिल में आ गया। यहाँ बूढ़ा विलियम बैठा एक किताब पर कुछ लिख रहा था। नाग उसके पास जाकर खड़ा हो गया। विलियम ने उसे जर्मन सिपाही समझकर कहा, क्या हुक्म है जनाब? नाग ने कहा, गौर से देखो चाचा, मैं नाग हूँ। विलियम ने हैरानी से नाग को देखा और बोला, तुमने जर्मन वर्दी कहाँ से ली? नाग ने सर को हिलाकर कहा, क्या अब भी नहीं समझे अंकल? विलियम समझ गया। नाग ने उसे बताया कि 3 जर्मन हमेशा की नींद सो गए। बाकी जर्मन कहाँ हैं? विलियम बोला, सिर्फ 2 जर्मन सिपाही सबसे ऊपर टावर की गैलरी पर पहरा दे रहे हैं। नाग ने कहा, मैं उनकी खबर बाद में लूंगा, पहले ये बताओ कि टावर तहखाने में अबदोस का नक्शा और कागजात किस जगह दफन है? विलियम ने ताज्जुब से कहा, इसका मुझे इल्म नहीं। नाग कुछ सोचकर कहने लगा, अच्छा मुझे ये बताओ कि तहखाना कहाँ है? विलियम ने नाग को तहखाने का रास्ता बताया। नाग नीचे अकेला ही आ गया। तहखाने को बड़ा तंग रास्ता जाता था। एक छोटा सा दरवाजा था जिसमें से गुजरकर एक छोटी छत वाली कोठरी में आ गई। यही तहखाना था। नाग एक जगह बैठ गया और सोचने लगा कि ये कैसे पता चले कि नक्शा किस जगह दफन है। अचानक उसे ख्याल आया कि अगर इस मकाम पर कोई सांप रहता हो तो उससे पूछ सकता है। नाग ने आंखें बंद करके अपने जिस्म से एक खास किस्म की शुआएं छोड़ना शुरू कर दी। उन शुआओं का ये असर हुआ कि उस कमरे में एक छोटा सांप, जो बड़ी देर से अपनी जिंदगी के दिन टावर हाउस के चूहे खाकर पूरे कर रहा था, अचानक होशियार हो गया। अपने मुकद्दस देवता की बू ने उसे बिल से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। बिल में से बाहर आकर वो अदब से नाग के आगे झुक गया और अपनी जुबान में बोला, मुकद्दस देवता, मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। नाग ने कहा, सुनो ए शरीफ सांप, इस तहखाने में एक जगह लोहे के ब्रीफकेस है, हमारा कुछ ज़रूरी कागजात दफन है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि नीचे ज़मीन में जाकर पता चलाओ कि ये लोहे का ब्रीफकेस किस मकाम पर दफन है, और फिर ऊपर आकर मुझे इतला करो। जो हुक्म मुकद्दस देवता। सांप ये कहकर वापस अपने बिल में घुस गया। अब उस सांप ने तहखाने के ज़मीन के अंदर सैर शुरू कर दी। बहुत जल्द तहखाने के कोने में एक जगह उसने मट्टी के अंदर लोहे के ब्रीफकेस को देखा। सांप तेजी से ऊपर आया और नाग के सामने अदब से झुककर बोला, मुकद्दस देवता, वो लोहे का छोटा संदूक था जिस जगह आप बैठे हैं, ठीक उसी जगह पर दफन है। क्या तुमने उसे अपनी आंखों से देखा है? नाग ने पूछा। सांप ने अदब से जवाब दिया, हाँ मेरे आका, मैं अपनी आंखों से उसे देख कर आया हूँ। मेरे लिए कोई और हुक्म मेरे आका? नाग बोला, नहीं, अब तुम जा सकते हो। नाग बड़ी तेजी से ऊपर आया। उसने विलियम चाचा को आकर बताया कि नक्शे की जगह का पता चल गया है। अब मुझे फावड़ा ला दो कि मैं ज़मीन को खोदकर नक्शे वाला ब्रीफकेस बाहर निकाल सकूं। विलियम ने एक फावड़ा उसे कोने की अलमारी से निकाल कर दिया। अभी वो तहखाने की तरफ जाने लगा था कि बाहर एक जर्मन जीप आकर रुकी और उसमें से 3 जर्मन सिपाही एक कप्तान के साथ बाहर निकले। विलियम ने जल्दी से कहा, नाग, अभी तहखाने में जाकर फावड़ा मत चलाना, इसकी आवाज़ से ये लोग खबरदार हो जाएंगे। तुम वापस एमिली की कोठरी में जाओ और छुप जाओ। नाग ने कहा, लेकिन ये कप्तान तो हमसे ही पूछगिछ करने आ रहा है, वो तो हमारे कोठरी में ही आएगा। विलियम ने सर पकड़ लिया। अब क्या होगा? ये लोग तुम्हारे साथ तो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नाग ने कहा, तुम बेफिक्र होकर बैठे रहो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। नाग तेजी से नीचे उतर गया और एमिली वाली कोठरी में घुस गया। उसने सारे हालात एमिली को बता दिए। इतने में जर्मन कप्तान 3 सिपाहियों के साथ ऊपर आ गया। वहाँ कोई जर्मन सिपाही उसके खैर मकदम को ना आया। वो परेशान हुआ, उसे गुस्सा भी आया। 3 जर्मन सिपाहियों ने आवाज़ें दी। ऊपर टावर पर से एक जर्मन सिपाही नीचे आ गया। कप्तान ने उसे डांट कर कहा, कहाँ हैं बाकी जंगली लोग? सिपाही बोला, हुजूर सभी इस जगह थे, 7 वाले कमरे में होंगे। कप्तान 7 वाले कमरे गया तो वहाँ 3 जर्मन सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। उसने पिस्तौल निकालकर चीख कर कहा, ये अंग्रेज कमांडोज का काम है, पकड़ लो उन्हें, वो यहाँ कहीं होंगे। 4 जर्मन सिपाही कप्तान का हुक्म पाकर टावर के कमरों की तरफ लपके। जर्मन कप्तान अकेला सीढ़ियों के पास खड़ा गुस्से से पहलू बदल रहा था। इतने में एक जर्मन सिपाही उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और खामोशी से बोला, मेरे लिए क्या हुक्म है? जो ही जर्मन कप्तान ने पीछे नजर डाली, नाग ने बड़ी तेजी से उसकी गर्दन पर खंजर मारकर उसे बगैर आवाज निकाले खत्म कर दिया। अब ऊपर को भागा। ऊपर जर्मन सिपाही बूढ़े विलियम को मारते हुए उससे पूछ रहे थे कि बताओ अंग्रेज कमांडोज कहाँ हैं? नाग दरवाजे में जाकर पीछे छुप गया। उसने पट के सुराख में से झांक कर देखा, 3 जर्मन सिपाहियों की पीठ उसकी तरफ थी। नाग ने उसी वक्त एक फाड़ खाने वाले जबरदस्त आदमखोर शेर का रूप बदला और उछलकर 3 जर्मनों को दबोच लिया। पंजे की मार खाकर 2 जर्मन तो नीचे गिर पड़े। तीसरा जर्मन शेर को देखकर दहशतज़दा हो गया। शेर ने बगैर आवाज़ के जस्त लगाई और उस जर्मन सिपाही के ऊपर जा गिरा। यूं 3 जर्मन बगैर आवाज़ निकाले शेर के पंजों से हलाक हो गए। ये सारा डरावना खेल विलियम हैरत का बुत बना देख रहा था। शेर बाहर चला गया। बाहर जाकर नाग फिर से इंसानी शक्ल में आया और अंदर आकर विलियम से बोला, ये शेर मैंने अपने जादू के जोर से भेजा था, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम इसी जगह ठहरो, मैं ऊपर वाले इकलौते जर्मन पहरेदार की जाकर खबर लेता हूँ। नाग सीढ़ियों में आकर सांप बना और बड़ी तेज़ी से रेंगता हुआ ऊपर टावर की गैलरी में पहुँच गया। यहाँ जर्मन पहरेदार बड़ी बेफिक्री से पहरा दे रहा था। उसने अचानक अपने सामने एक सब्ज रंग का सुर्ख आंखों वाला सांप देखा तो उसकी चीख निकल गई। नाग ने उसे ज़्यादा देर जिंदा रहने का मौका नहीं दिया। इस आखिरी सिपाही को ठिकाने लगाकर नाग बड़ी तेजी से नीचे आया। उसने विलियम और एमिली को साथ लिया और बोला, रात के 12 बजने में 1 मिनट बाकी है, बरतानिया को सिग्नल करने का वक्त हो रहा है। मैं नीचे जाकर ज़मीन खोदता हूँ, तुम सिग्नल करके कहो कि मुंह अंधेरे जजीरे के जुनूब में आबदोस पहुँच जाए। सिग्नल के बाद तुम भी नीचे आ जाना।
नाग विलियम को साथ लेकर तहखाने में आ गया और उसने ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। ऊपर एमिली ने वायरलेस ऑन किया और बरतानिया की वजारत दाखिला की खास फ्रिक्वेंसी पर पैगाम दे दिया। उधर से सेक्रेटरी ऑस्कर ने कहा, एमिली फिक्र न करो, आप दोस्त सुबह मुंह अंधेरे जजीरे के जुनूब में पहुंच जाएगी। हम सब यहाँ तुम्हारे मिशन की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। एमिली ने कहा, हम उसी जगह समंदर के किनारे चट्टानों के पास आ जाएंगे जिस मकाम पर हमें अब्दोस ने छोड़ा था। सेक्रेटरी ने कहा, बिल्कुल ठीक, अब्दोस मुंह अंधेरे तुम्हारा इंतजार करेगी। नाग तहखाने में बराबर ज़मीन खोद रहा था, फावड़ा चलाया जा रहा था। जिंदगी में आज तक उसने फावड़ा नहीं चलाया था। ज़मीन सख्त थी, कोई 2 घंटे बाद ज़मीन 10-12 फीट तक खोदी गई। नाग ने विलियम से कहा, चाचा लाइट की रोशनी गढ़ में डालो। विलियम ने लाइट नीचे की, अभी तक ब्रीफ केस नजर नहीं आया था। नाग ने दोबारा फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। आखिर लोहे के ब्रीफ केस की सतह नजर आ गई। नाग ने जल्दी जल्दी मट्टी परे हटाई और ब्रीफकेस को बाहर निकाल लिया। उस पर मट्टी की वजह से जंग लगा हुआ था। उसे छुरी की मदद से खोला गया क्योंकि ताले की चाबी किसी के पास नहीं थी। नाग ने देखा ब्रीफकेस के अंदर नीले रंग का मोटा कागज तय करके रखा हुआ था। कागज खोला गया। ये एक नक्शा था जिस पर अब्दोस के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए गए थे। साथ ही एक फाइल थी जिसमें अब्दोस के बारे में मुकम्मल तफसीलात दर्ज थीं। एमिली की आंखें चमक उठी। आखिर हमने दस्तावेजात हासिल कर ली। विलियम ने कहा, अगर नाग तुम्हारे साथ ना होता तो ये मुहिम तुम अकेली भी सर नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं, मैं तो अपने दोस्त मिस्टर नाग की हैरत अंगेज कारनामे देखकर उस वक्त भी दम बखुद हूँ और शायद सारी जिंदगी हैरान रहूंगी। नाग ने कहा, इन बातों का वक्त नहीं, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलकर जजीरे के जनूबी किनारे पर पहुँचना है। सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं है। विलियम ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा क्योंकि पीछे तुम्हारे ये मुझे लोग जिंदा ना छोड़ेंगे। नाग ने कहा, चाचा हम तुम्हें यहाँ छोड़कर भला कैसे जा सकते हैं, तुम फिक्र ना करो और हमारे साथ चलो। तीनों लाइट हाउस के टावर से बाहर निकल आए। सारे जजीरे पर ब्लैकआउट था और जजीरे की आबादी अंधेरे में डूबी हुई थी। एमिली आगे आगे थी और रहनुमाई कर रही थी क्योंकि उसे सारे खुफिया रास्तों का इल्म था। वो चट्टानों से निकलकर आबादी के पीछे से होकर ऊंची झाड़ियों में छुपते छुपाते जजीरे के जुनूबी साहिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे कि अचानक उन्हें सामने से जर्मन गश्ती सिपाहियों का दस्ता आता नजर आया। अंधेरे की वजह से ये सिपाही जब बिल्कुल करीब आ गए तो नजर आए। ये 3 सिपाही थी और उन्होंने मशीन गनें कंधों के साथ लटका रखी थी। उन्होंने एमिली, नाग और विलियम को देख लिया। ब्रीफकेस नाग के हाथ में था। वो जल्दी से पीछे हट गया। जर्मन ने चीख कर कहा, वहीं खड़े रहो नहीं तो गोली मार दी जाएगी। रात को उस जजीरे पर कर्फ्यू लगा दिया जाता था और सिपाहियों को हुक्म था कि जो शख्स भी बाहर आए उसे देखते ही गोली मार दो। जर्मन सिपाही नाग, एमिली और विलियम की तरफ बढ़े। बड़ी खतरनाक गड़ी थी। नाग ने एमिली से कहा, इस ब्रीफकेस को थामो और बिल्कुल ना घबराना। नाग ने ब्रीफकेस एमिली के हाथ में दिया और खुद एकदम से अकाब बनकर आसमान की तरफ परवाज कर गया। जर्मन सिपाहियों ने जब देखा कि उन लोगों का एक साथी अचानक गायब हो गया तो वो एमिली और विलियम पर बरस पड़े। तुम्हारा साथी कहाँ चला गया जो अभी यहाँ था? एक सिपाही को हुक्म दिया गया। फौरन इर्द गिर्द इस बकोड़े को तलाश करो, वो यहीं कहीं होगा। सिपाही बाएं जाने वाली झाड़ियों की तरफ भागा, मगर वहां नाग कहाँ था भला? वो तो उस वक्त स्याह सांप की शक्ल में एमिली और विलियम की तलाशी लेने वाले दोनों सिपाहियों के पीछे आ चुका था। जर्मन सिपाही ने एमिली के हाथ से ब्रीफकेस छीनकर सिपाही उसे देखता रह गया। तुम अंग्रेज जासूस हो, हमारे खुफिया कागजात चुरा कर भाग रहे हो। मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करता हूँ। सीधी तरह मेरे आगे आगे चलो नहीं तो गोली मारकर उड़ा दूंगा। विलियम घबरा गया, लेकिन एमिली बिल्कुल ना घबराई क्योंकि उसने नाग की करामत देख ली थी। उसे यकीन था कि वो अब भी कोई ना कोई करामत जरूर दिखाएगा। जर्मन सिपाहियों ने एमिली और विलियम को मशीन गन दिखाकर आगे आगे चला दिया। एकदम से पीछे वाले जर्मन सिपाही को महसूस हुआ जैसे किसी कीड़ी ने उसकी पिंडली पर काटा है। उसने झुककर पिंडली को देखा, वहां कोई कीड़ा नहीं था। वो बड़े आराम से चलने लगा। इतने में दूसरे सिपाही को भी ऐसे लगा जैसे किसी कीड़े ने उसकी टांग पर काटा है। उसने झुककर अपनी पिंडली को खुजाया और मशीन गन का रुख विलियम की तरफ कर दिया। खबरदार अगर पीछे मुड़कर देखा। अभी जर्मन थोड़ी दूर तक ही चले होंगे कि दोनों के सर चकराने लगे। सिपाहियों के हाथ पांव पर राशा तारी हो गया, जिस्म कांपने लगा और मुंह से खून जारी हो गया। उनके हलक एकदम से खुश्क हो गए। वो कुछ बोलना चाहते थे मगर एकदम मशीन गन का ब्रस्ट फायर कर दिया। एमिली और विलियम जमीन पर बैठ गए। सामने उस जर्मन सिपाही को भी ठिकाने लगा दिया। विलियम ने उठकर तीनों लाशों को हैरानी से देखा और बोला, एमिली ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसा लगता है कि कुदरत ने हमारी मदद के लिए इस सांप को हमारी तरफ भेज दिया। नाग इंसानी शक्ल में सामने आकर कहने लगा, हमें खुदा का शुक्र अदा करते हुए यहाँ से भाग निकलना चाहिए क्योंकि जर्मन सिपाही की मशीन गने की आवाज़ से हो सकता है दूसरे सिपाही चौकन्ने हो गए हों और इधर आ रहे हों। नाग ने ब्रीफकेस उठाया और तीनों भागने लगे। काफ़ी दूर तक वो भागते चले गए। विलियम थक गया था। नाग ने कदम कदम चलना शुरू कर दिया। अब वो जजीरे के जनूबी साहिल के करीब आ गए। यहाँ उन्हें समंदर की लहरों का शोर सुनाई देने लगा था। ये लहरें साहिली चट्टानों से टकराकर वापस जा रही थी। तीनों समंदर के किनारे चट्टानों के बीच में छुपकर खड़े हो गए और अंधेरे में समंदर की तरफ तकने लगे। उस मकाम से समंदर में उनकी बरतानवी अब्दोस को उभरना था। रात का पिछला पहर भी गुजर गया और अब सुबह के आसार आसमान पर जाहिर होना शुरू हो गए। तीनों की बेचैनी बढ़ गई। नाग ने कहा, इस वक्त तक अब्दोस को पहुंच जाना चाहिए था। सुबह की रोशनी फैल गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जर्मनों को हमारे कत्लेआम का इल्म हो जाएगा और वो गोलाबारी शुरू कर देंगे। एमिली ने कहा, खुदा जाने अब्दोस क्यों लेट हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। विलियम बोला, कहीं ऐसा ना हो कि समंदर में बारूदी सुरंगों की वजह से अब्दोसों ने सफ़र मुलतवी कर दिया हो। ऐसा नहीं हो सकता, एमिली ने कहा।
बारूदी सुरंगों का जाल कोई नई बात नहीं, अबदोज उनके नीचे नीचे से होकर सफ़र कर सकती है। कुछ देर बाद मशरिक में सुबह की रोशनी हो गई। समंदर की लहरें साफ नजर आने लगीं। चट्टानों की तारीकी भी दूर हो गई और दूर दूर चट्टानों के ऊपर जर्मनों की गन पोस्ट साफ दिखाई दे सकते थे। अबदोज अभी तक नहीं आई थी। नाग और एमिली बेकरारी से इधर उधर टहलने लगे। खुदा जाने क्या बात हो गई। विलियम ने कहा, अब हमारी खैर नहीं, जर्मन आते ही होंगे। इतने में उन्हें कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दी। मेरे खुदा, वो लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। कुत्ते हमारी बू पर भागे चले आ रहे हैं। विलियम परेशान होकर बोला। एमिली भी परेशान हो गई। नाग सोचने लगा कि अगर सचमुच अबदोज ने और देर कर दी और जर्मन उनके सर पर पहुंच गए तो उसके लिए उन दोनों यानी विलियम और एमिली को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जर्मनों ने चट्टान के ऊपर वाली पोस्ट से उन तीनों को देख लिया था। बूगीर कुत्तों के साथ आने वाले जर्मनों ने अभी अपनी दूरबीनों से एमिली, विलियम और नाग को देख लिया था। उन्होंने गन पोस्ट को वायरलेस पर गोलाबारी का हुक्म दे दिया। धाएं। एक गोला नाग एमिली के साथ वाली चट्टान के पास आकर फटा। पनाह खुदाया, उन लोगों ने गोलाबारी शुरू कर दी। भागो भागो यहाँ से। विलियम खौफ से कांप रहा था। नाग ने झिड़क कर कहा, खबरदार, हमें यहाँ से नहीं जाना होगा। हमें चट्टानों की आड़ में रहकर अबदोज का इंतजार करना होगा। अबदोज जरूर आएगी। एमिली ने कहा, अगर ऐसा ना हुआ तो हम ब्रीफकेस को समंदर में फेंक देंगे और खुद भी मर जाएंगे। नाग ने तसल्ली दी, घबराने की जरूरत नहीं, अबदोज जरूर आएगी। गोलाबारी तेज हो गई। गोले समंदर के साहिल के साथ साथ गिरकर जबरदस्त धमाकों के साथ फटने लगे। सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। अचानक समंदर के नीचे से दूर समंदर में अबदोज नमदार हुई। यह अबदोज खास तौर पर इतने फासले पर से समंदर में बाहर निकली कि यहाँ पर जर्मनों की गन पोस्ट के गोले नहीं पहुंच सकते थे। हाँ, जर्मन हवाई जहाज़ों की बमबारी का जरूर खतरा था और ऐसा ही हुआ। जो ही जर्मनों ने बरतानवी अबदोज को समंदर में उबरते देखा, उन्होंने अपनी हवाई फौज से बमबार तलब कर लिए। उधर अबदोज में से एक रबड़ की कश्ती समंदर में उतरी और बड़ी तेजी से साहिल की तरफ बढ़ने लगी। एमिली, विलियम और नाग छुपकर पत्थरों की ओट से होते समंदर के पास आकर रेत पर लेट गए। गन पोस्ट से मशीन गन की फायरिंग और गोलाबारी मुसलसल हो रही थी। गोले और गोलियां समंदर में और रेत पर चारों तरफ गिर रही थी। कश्ती साहिल की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। नाग ने कहा, हमें कश्ती को खतरे में डालने के बजाय खुद समंदर में छलांगे लगाकर तैर तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। विलियम ने कहा, मैं बूढ़ा हूं, समंदर में ज्यादा दूर तक न तैर सकूंगा। नाग जोर से धाड़ा, नहीं तैर सकते तो डूब मरो। एमिली, समंदर में मेरे साथ छलांग लगा दो। नाग समंदर में कूदा। उसने ब्रीफकेस अपनी पीठ पर बांध लिया। लोहे का ब्रीफकेस इतना मजबूत था कि उसके अंदर पानी की नमी हरगिज नहीं जा सकती थी। नाग के पीछे एमिली ने भी छलांग लगा दी। चाचा, समंदर में कूद जाओ। विलियम के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। उसने भी समंदर में छलांग लगा दी। उनके इर्द गिर्द गोलियां गिर रही थी, गोले फट रहे थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि अभी तक उनमें से किसी को फटने वाले गोलों का टुकड़ा या गोली नहीं लगी थी। अचानक फिजा में जर्मन बमबार तैयारा नमदार हुआ। उसने अबदोज के ऊपर एक चक्कर लगाया और फिर गोता लगाकर 2 बम गिरा दिए। खुशकिस्मती से बम समंदर में गिरकर फटे, लेकिन अबदोज हिचकोले खाने लगी। अबदोज का कप्तान दूरबीन से देख रहा था कि नाग, एमिली और विलियम समंदर में तैरते चले आ रहे हैं और रबड़ की कश्ती उन तक पहुंचने ही वाली है। आखिर कश्ती उनके करीब आ गई और वो तीनों उसमें सवार हो गए। कश्ती ने मुड़कर अबदोज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जर्मन बमबार ने दूसरी बार गोता लगाकर बम गिराया। ये बम भी अबदोज से कुछ फासले पर समंदर में गिरा। फटा, धमाका हुआ। समंदर की लहरें जोर से उछली और अबदोज हिचकोले खाने लगी। कप्तान को खौफ पैदा हो गया कि अगर जर्मन बमबार ने तीसरा बम गिराया तो वो जरूर अबदोज के ऊपर आकर गिरेगा और अबदोज के परखच्चे उड़ जाएंगे। लेकिन ऐन उस वक्त आसमान पर एक जनाटे का शोर हुआ। कप्तान, नाग और एमिली ने आसमान की तरफ मुंह उठाकर देखा। एक बरतानवी फाइटर जहाज जर्मन बमबार की तरफ बढ़ रहा था। बरतानवी जहाज की गन से मुसलसल गोलियां निकली, शरारे चमके और जर्मन जहाज की टैंकी में जाकर पेवस्त हो गई। टैंकी में आग लग गई। जर्मन बमबार में से गाढ़े धुएं की एक आतिश लकीर निकली। बमबार ने आसमान की तरफ रुख किया, ऊपर किया और एक धमाके के साथ फिजा में फट गया। अबदोज के ऊपर खड़े सिपाहियों ने तालियां बजाई, नारे बुलंद किए। रबड़ की कश्ती अबदोज के करीब आकर ठहर गई। तीनों मुसाफिरों को जल्दी जल्दी अबदोज पर सवार कराया गया। उसके थोड़ी देर बाद अबदोज ने गोता लगाया और समंदर के नीचे एक खास गहराई में जाकर बरतानिया की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। उसी दिन दोपहर के खाने पर सेक्रेटरी वजारत दाखिला आस्कर ने नाग और एमिली की सेहत का जाम तजवीज़ करते हुए कहा, मिस्टर नाग और मिस एमिली ने सरकार बरतानिया के लिए जो ज़बरदस्त काम किया, मैं गवर्नमेंट की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनकी सेहत की दुआ करता हूँ। सरकार बरतानिया ने मिस एमिली और मिस्टर नाग के इस अजीम शान कारनामे से खुश होकर उन्हें एक खिदमत का खास तमगा दिया है और साथ ही 1-1 लाख पाउंड का इनाम देने का ऐलान किया है। मेहमानों ने खुश होकर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं। सब ने नाग और एमिली को मुबारकबाद दी। एक अखबार नवीस ने आगे बढ़कर नाग की तस्वीर बनाई और करीब जाकर उससे हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर नाग, मैं तुमको इस सुनहरी कारनामे पर मुबारकबाद देता हूँ और अपनी तरफ से भी और अपने मशहूर अखबार की जानिब से भी। साथ ही मैं चाहूँगा कि कल आप शाम को मेरे साथ खाना खाएं। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की शाम होगी। नाग मुस्कुराया और कहने लगा, आपकी मुबारकबाद और दावत का शुक्रिया, मेरे पास शायद वक्त ना हो। अखबार नवीस ने कहा, मिस्टर नाग, मैंने बड़े अरमान के साथ आपको दावत दी है। मैं एक गरीब अखबार नवीस हूँ, मेरा नाम पॉल है। आपने मेरी दावत कबूल कर ली तो इसकी वजह से मुझे दफ्तर में तरक्की मिल जाएगी और मेरे बाल बच्चे आपको दुआएं देंगे।
नाग को पाल पर तरस आ गया। उसने कहा, बहुत अच्छा भाई, अगर मेरी दावत कबूल करने से तुम्हारे बाल बच्चों का भला होता है तो मैं ज़रूर तुम्हारी दावत कबूल करूंगा। पाल बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, कल शाम होटल मेट्रो में मैं आपका इंतजार करूंगा, भूलिएगा नहीं। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अखबार नवीस ने नाग से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और वजारत दाखिला के दफ्तर से निकलकर बाहर सड़क के फुटपाथ पर एक तरफ चलने लगा। वो टेलीफोन बूथ तलाश कर रहा था। आखिर उसे सड़कों के किनारे किनारे टेलीफोन नजर आ गया। पाल तेजी से बूथ में दाखिल हो गया, दरवाज़ा बंद करके फ़ोन की मशीन में सिक्का डाला और रिसीवर उठाकर डायल घुमाया। दूसरी तरफ से किसी ने भारी आवाज़ में पूछा, कौन? पाल ने कहा, नंबर 202 सर। दूसरी तरफ से पूछा गया, क्या हुआ, कोई कामयाबी? पाल ने कहा, सर नंबर 202 जाए और कैसे कामयाब ना हो। आवाज़ आई, मुख्तसर बात बयान करो। पाल बोला, सर मिस्टर नाग कल शाम मेरे साथ खाना खाने आ रहा। कहाँ? होटल मेट्रो में। ठीक है, उसे होटल में रोके रखना, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। यस सर। उस शख्स को हमारे राज चुराने की पूरी सजा दी जाएगी। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। पाल ने भी रिसीवर रख दिया और बूथ से बाहर निकल आया। अखबार नवीस पाल जर्मनों के लिए बरतानवी में जासूसी करता था। ये जाहिर है वो एक अखबार का फोटोग्राफर बना हुआ था, लेकिन अंदर से वो बेहद संगदिल और ख़तरनाक जर्मन जासूस था, जिसने इस शहर में कई इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था। जजीरे से अब्दोस के खुफिया नक्शे की चोरी और 3 बरतानवी कमांडोज के फरार के साथ ही जर्मनी के महकमा जासूसी ने लंदन में अपने खास जासूस पाल को इतला दे दी थी कि मिस्टर नाग, जो कि कमांडर पार्टी का सरगना था, यहाँ से राज चोरी करके और हमारे कितने जर्मन सिपाहियों को हिला करके लंदन फरार हो गया है। उसे अगवा करके हमारे पास रवाना कर दिया जाए ताकि हम उसे जजीरे के चौक में फांसी पर लटका दें। पाल ने इतना मिलते ही कैमरा गले में डालकर वजारत दाखिला की डाली, क्योंकि वहाँ पर नाग, एमिली और विलियम की दावत हो रही थी। बहरहाल पाल बड़ा खुश था कि उसका आधा मिशन कामयाब हो गया है और सिर्फ नाग को अगवा करना बाकी है, जो उनके बाएं हाथ का खेल है। नाग इस साजिश से बिल्कुल बेखबर था। दूसरे दिन शाम को उसने शाम के कपड़े पहने और टैक्सी में सवार होकर होटल मेट्रो पहुंच गया। यहाँ ब्लैकआउट की वजह से बहुत कम लोग थे और रोशनियां बहुत ही मध्यम जल रही थीं। लॉबी में पाल पहले ही से तैयार था। उसने आगे बढ़कर नाग का बड़ा ही खंदा पेशानी और गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उसे अंदर खाने की मेज़ पर ले गया। मेज़ पर एक मोमबत्ती रोशन थी। पाल ने बैरे को इशारा किया कि खाना ले आए। बैरा सर को ज़रा सा हिलाकर मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और होटल के कमरा नंबर 48 में रिंग किया। हेलो, बैरे ने कहा, शिकार आ गया है। मेज़ पर नंबर 12 पर पाल के साथ बैठा है। वेरी गुड। रिसीवर रख दिया गया। पाल तो मिस्टर नाग का शुक्रिया अदा करते हुए थक नहीं रहा था। जनाब ने मेरी इज़्ज़त अफजाई की, जो मेरी दावत पर यहाँ तशरीफ़ ले आए। मैंने जब अपने अखबार के मालिक से कहा कि मिस्टर नाग आज शाम मेरे साथ होटल मेट्रो में खाना खा रहे हैं, तो वो बड़ा हैरान हुआ, खुश भी हुआ। कहने लगा, मिस्टर पाल, अगर ये बात सच निकली है तो तुमसे खुसूसी स्टोरी हासिल ज़रूर करना, और मैं कल से तुम्हारी तनख्वाह भी 50 पाउंड का इजाफा कर रहा हूँ। जनाब, ये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। मेरे बच्चे आपको दुआ दे रहे हैं। नाग बड़ी इनकिसारी से कहने लगा, भाई मैं तो इंसानों की भलाई के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। मैं तो ये समझता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने अदा कर दिया। पाल ने नाग का हाथ थाम कर दबाया और फिर चूम कर कहा, यह आपकी अजमत है मिस्टर नाग कि आप नेकी करके उसे जताते हैं, बल्कि दरिया में डाल देते हैं। खाना लाकर मेज़ पर सजा दिया गया। नाग और पाल खाना खाने लगे। खाना बड़ा लजीज था। खाने पर भी पाल नाग से बातें करता रहा, उसे बताता रहा कि जंग किस मकाम पर हो रही है और जर्मन हर कदम पर शिकस्त खा रहे हैं। नाग ने कहा, लेकिन भाई फ्रांस तो सारे का सारा उनके कब्जे में चला गया है। फ्रांस को ज़रूर आज़ाद होना चाहिए, नहीं तो जब तक फ्रांस पर जर्मनों का कब्जा है, इंग्लिस्तान को भी ज़बरदस्त खतरा रहेगा। पाल ने दिल में सोचा कि यह शख्स जंगी सियासत में भी हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहा है। कहने लगा, तुम देख लेना मिस्टर नाग, बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब फ्रांस पर फिर से फ्रांसीसियों का परचम लहरा रहा होगा। नाग ने तशवीश के साथ कहा, लेकिन मैं लंदन वालों की हिम्मत की दाद दूंगा कि जर्मन दिन में कई बार बम बरसाते हैं, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं। जो ही दुश्मन बम बरसाकर आगे जाते हैं, वो बाहर निकलकर आग बचाने में मसरूफ़ हो जाते हैं और गिरी पड़ी दीवारों की फिर से मरम्मत शुरू कर देते हैं। पाल हंसकर कहने लगा, सर जिंदा कौमों की यही निशानी होती है। खाने के बाद काफ़ी आ गई। ये लोग काफ़ी पीते और बातें करते रहे। काफ़ी के बाद पाल किसी बहाने से नाग को होटल के पिछवाड़े स्विमिंग पूल के पास ले आया। यहाँ वो टहलने लगा। ये जगह वीरान सी थी, चारों तरफ खामोशी थी। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है अब मैं वापस चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई। आपकी दावत का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपकी मर्ज़ी, चलिए वापस चलते हैं। वो स्विमिंग पूल के आखिरी किनारे से जाकर वापस पलटे ही थे कि सामने से एक बैरे ने आकर नाग से कहा, सर क्या आपके पास लाइटर होगा, मैं अपना सिगार जलाना चाहता हूँ। नाग ने जेब से लाइटर निकालकर उसे जलाया और आगे बढ़कर कहा, शौक से सिगार सुलगाओ भाई। बैरे ने आगे झुककर सिगार सुलगाया और उसका गाढ़ा धुआं छोड़ दिया। नाग का चेहरा धुएं में छुप गया। उसके ज़ोर से खांसने की आवाज़ आई और फिर वो धड़ाम से घास पर गिरा। बैरे ने सिगार फेंककर सीटी बजाई। झाड़ियों के अंधेरे में से 6 आदमी बाहर निकले। उन्होंने नाग के मुंह में रुमाल ठोसा, हाथ पांव रस्सी में जकड़े और उठाकर अंधेरे में खड़ी कार में लाकर डाल दिया। फिर उन्होंने कार स्टार्ट की और अंधेरे में ही उनकी कार गायब हो गई। पाल ने हाथ झाड़ा, जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया और मुस्कुराता हुआ होटल की सीढ़ियां चढ़कर लॉबी में आ गया। बेहोश नाग को लिए काले नाग की कार ब्लैकआउट में डूबे हुए तारीख लंदन शहर की सड़कों पर एक जाने भागी जा रही थी।
सिर्फ उसकी हेडलाइट्स आधी ढकी हुई थी। धीमी धीमी रोशनी थी और उनकी रोशनी 10-15 गज आगे सड़क पर पड़ रही थी। गाड़ी शहर के मशरकी इलाके में आकर एक तरफ घूमी और पुराने मकान के एक गैरेज में आकर रुक गई। गाड़ी में से नाक बेहोश जिस्म को निकालकर इमारत के एक तहखाने में पहुंचा दिया गया। सब लोग चले गए। उनके लीडर ने साथ वाले कमरे में जाकर वायरलेस सेट ऑन किया और जजीरे के जर्मन कमांडर से राब्ता करते हुए कहा, हेलो चार्ली। हेली चार्ली। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो चार्ली। लीडर ने कहा, नाक को बेहोश करके गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।